सभी को नमस्कार। संदीप चौधरी जीएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 12 के अध्याय 9 को आज लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। इसमें उपनिवेशवाद और देहात के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मूल रूप से इस अध्याय के अंदर हम जब अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था, या यूरोपीय देशों ने विभिन्न प्रकार के जो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों को जो उपनिवेश बना करके अपनी मतलब आवश्यकता अनुसार उनके जो संसाधनों को मतलब हड़पने के लिए एक नई नीति लेकर के आए थे, उसके बारे में हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपनिवेशवाद के इस प्रक्रिया को पूरी को समझेंगे कि इस समय में जब भारत को जिन्होंने उपनिवेश बनाया, उसके बाद में यहाँ भारत के लोगों को साथ में यहाँ के जो आम देहात जो गांवों में रहने वाले जो मूल रूप से कृषि या खेती का काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर इसका प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ा, तो इस अध्याय में हम उसके ऊपर विस्तृत से चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के सरकारी अभिलेख हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे इसके अंदर। मूल रूप से उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है कि उपनिवेशवाद जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ पर 1600 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व की ओर व्यापार करने का कहने का मतलब एक अग्रीमेंट है, वो मिला वहां से उनको एक मतलब अनुमति मिली कि आप पूर्व के देशों के साथ में व्यापार कर सकते हैं। तब जाकर के उन्होंने जब 1608 के अंदर सर्वप्रथम जो सर टॉमस विलियम हॉकिंस है वो भारत आते हैं और उनके अंदर क्या है, जहांगीर के दरबार में पेश होते हैं, लेकिन उनको तत्कालिक मुगल सम्राट जहांगीर है वो व्यापार की अनुमति नहीं देता है। उसके बाद जो 1600 मतलब 13-14 के आसपास वापिस दूसरे विलियम सर टॉमस रो है वो भारत आते हैं। तो मूल रूप से दो आदमी आते हैं, विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो। सर टॉमस रो है, उनको यह अनुमति मिल जाती है कि व्यापार कर सकते हैं वो भारत में, लेकिन आते किसके लिए हैं? व्यापार के लिए। और फिर धीरे धीरे यहाँ की परिस्थितियां, यहाँ के विभिन्न प्रकार के वातावरणों से वो क्या है, जब अपने आप को साक्षात पाते हैं और देखते हैं कि यहाँ की विभिन्न रियासतें हैं वो आपस में मतलब आपस में संघर्षरत हैं, फिर साथ में यहाँ पे संसाधन बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हमने जब पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जैसे मुगल काल के अंदर या मूल रूप से पूर्व में मतलब राजपूत युग, उसके बाद में मुगल सल्तनत काल और मुगल काल में जो 3 यात्री आए थे, अल-बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर आदि ने जब विशेष प्रकार के जो टिप्पणियां लिखी हमारे भारत के बारे में, लिखा कि भारत में क्या है, पूरी दुनिया का सोना भारत में आकर के दफन हो जाता है। बर्नियर ने कहा, आप फिर इन यहाँ की स्थितियों को बताया, साथ में यहाँ के जो गर्म मसाले हैं, सूती वस्त्र है आदि की यूरोप में अधिक डिमांड थी। तो इनके परिणाम स्वरूप क्या है वहां पर, और साथ में क्या होता है कि 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है, कुस्तुनतुनिया जो भूमध्य सागर क्षेत्र के अंदर है, वहां पर क्या है, अरब और तुर्की आक्रमणकारियों का अधिकार हो जाता है। और फिर क्या है, ये जो अपना रेशम मार्ग है ये अवरुद्ध हो जाता है। जब रेशम मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो यूरोपीय देशों का सीधा सा एशिया महाद्वीप से सीधा सा इनका जो संपर्क है वो पूर्ण रूप से कट जाता है। परिणाम स्वरूप वहां के जो राजा हैं उन्होंने क्या किया, वहां के जो विभिन्न प्रकार के साहसिक जो व्यापारी थे उनको उन्होंने प्रोत्साहन किया कि आपका जो खर्चा है वो हम उठाएंगे और आप विभिन्न प्रकार की जो यात्राएं करें, नए उपनिवेश खोजें और साथ में नए मार्ग हैं व्यापार के, उनको मतलब खोज करें उनकी। तो उसी के आधार पर क्या है, विभिन्न प्रकार के डच, फ्रांसीस, अंग्रेज, स्वीडिश, ये अनेक प्रकार के जो देश के जो मतलब व्यापारी हैं वो विभिन्न प्रकार की जगहों पर निकले। साथ में उन्होंने अमेरिका को खोजा, किसी ने मेडागास्कर को, किसी ने भारत को, आदि सब चीजों की खोज की। तो इसी आधार पर उन्होंने क्या है, उपनिवेश की स्थापना की। तो इसी पाठ के अंदर अपन देखेंगे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब क्या है कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा अपने से कमजोर लेकिन संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र पर, संसाधनों से परिपूर्ण
राष्ट्र पर अपना मतलब कुल मिलाकर के एक प्रकार से अधिकार जमाने का प्रयत्न करता है। परिपूर्ण राष्ट्र पर प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर अपना मतलब संसाधनों को शक्ति के बल पर परिपूर्ण राष्ट्र पर अपने आर्थिक हित साधने का प्रयत्न करता है। साधने हेतु आर्थिक हित साधने के लिए क्या करता है, वो उन्हें अपने अधीन करने का प्रयत्न करता है। आर्थिक हित साधने हेतु अपने अधीन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, उपनिवेशवाद है। कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा अपने से कमजोर लेकिन उसके पास क्या है, संसाधन बहुत है, संसाधन पूर्ण राष्ट्र है जो अपने संसाधन से परिपूर्ण राष्ट्र पर अपने आर्थिक हित साधने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, अपने आर्थिक हित। और उपनिवेशवाद है, ये मूल रूप से अकेले आर्थिक हित ही नहीं है, इसके अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं। उपनिवेशवाद के अंदर सामाजिक परिवर्तन भी आता है, क्योंकि जब वो यहां पे आएंगे तो हमारे यहां पर क्या करेंगे, सामाजिक परिवर्तन भी करेंगे। वो आर्थिक परिवर्तन तो अपने आप हो ही गया हमारे यहां पे, जब हमारी आर्थिक क्रियाओं के ऊपर क्या है, आर्थिक मूल ढांचे को ही पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे तो आर्थिक परिवर्तन। फिर क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ की जो सांस्कृतिक जो कल्चरल चीजें हैं, मेले त्योहार रीति रिवाज वगैरह हैं, वो भी उसमें भी परिवर्तन आएगा। और साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन आदि प्रकार की चीजें क्या करेंगे, वो पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये मूल रूप से इनको क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। तो जब अंग्रेज यहाँ पे आए और हमारे यहाँ पर क्या है, अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए यहाँ पर हमारे साथ में जो भी उन्होंने शुरुआत में व्यापार किया, धीरे धीरे हमारे जो व्यापारिक जो मूल रूप से हमारे एक मजबूत संघ बने हुए थे व्यापारियों के, लघु और कुटीर उद्योग हैं, वो एक बेहतरीन संगठन में काम कर रहे थे, एक अच्छी समृद्ध चीजें बना रहे थे और उसकी मांग पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा थी। साथ में जो दक्षिण भारत के अंदर है, हमारा जो दक्षिण भारत है उसमें भी साथ में जो मलाया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका आदि जो द्वीप हैं, उनमें से जो मसाला वगैरह है उसकी भी बहुत भारी मांग थी। तो ये की सारी मांगे थी। इसके परिणाम स्वरूप शुरुआत में व्यापारिक गतिविधियों के लिए आए थे और अधिक से अधिक लाभ कमाने आए थे। बोला जाता है कि जब 1498 में पुर्तगाली जब वास्को डी गामा भारत में शुरू में आया तो 3 नाव लेकर के आया था वो, और जब वो 3 नाव यहां से मूल रूप से जब मसालों की भर करके ले गया तो 60 गुना कमाई की उसने वहां पे। तो इसी प्रकार फिर क्या है, यूरोपियन लोगों को पता चला कि यहां से अपनी जो चीजें हैं उनकी यूरोप में भारी मांग है। और फिर धीरे धीरे इन अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी, क्योंकि शुरू में व्यापार है वो भारत के हित में होने लगा, क्योंकि भारत की तरफ होने लगा, यहां से पैसे देकर के खरीद करके वो वहां लेकर जाते थे, तो वो भारत के पक्ष में व्यापार होने लगा। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि इसको उल्टा करना शुरू किया, हमारे यहाँ के जो मूल ढांचे हैं उनको परिवर्तित करना शुरू किया। और हमारे यहाँ के जो मूल ढांचे हैं उनको परिवर्तित करने के लिए उन्होंने क्या किया, लघु और कुटीर उद्योगों को नष्ट करना शुरू किया। और लघु और कुटीर उद्योगों को नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि यहां से जो कच्चा माल है उसको थोड़ी ज्यादा कीमत में और सीधा का सीधा खरीद करके और यूरोप के अंदर भेजना शुरू किया। क्योंकि यूरोप के अंदर उस समय क्या चल रहा था, औद्योगिकरण मतलब लगभग हो चुका था औद्योगिकरण, तो वहां भेजना शुरू किया। तो औद्योगिकरण वहां भेजने के बाद वहां पर कच्चे माल की मांग ज्यादा थी, और मांग वैसे भी ज्यादा थी कि उनको मतलब जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ज्यादा चाहिए था। तो ये सारी चीजें चाहिए थी। तो फिर यहाँ पर क्या है, जो मूल रूप से हमारे लघु और कुटीर उद्योग, जो छोटा सा संघ बना हुआ था, जो गांव के अंदर चलता था, मुश्किल से 10 से 15 या 20 आदमी मिलकर के या सदस्य मिलकर के किसी उद्योग को चलाते थे। उनके पास एक बहुत बड़ा मतलब संसाधन नहीं हुआ करते थे, बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की स्थिति नहीं हुआ करती थी। तो जब ये सब चीजें होने लगी तब जाकर के क्या है, उन लोगों ने क्या है वो धंधा छोड़ दिया। जो उनकी कलाएं थी, जो शिल्प था, जो कलाकारियां थी, जो उनके पास एक प्रकार की जो मतलब हाथ में उनके एक विशेष प्रकार का जो मतलब कला थी, उसको वो भूल गए और फिर वो खेती की तरफ आ गए। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं वो इस प्रकार से मतलब तेजी से क्या है लगभग, और ये आसानी से नहीं हुआ। इस जो पूरे के पूरे ढांचे को बदलने के लिए अंग्रेजों को एक बिल्कुल नीति के अनुसार चले, वो
वो लगभग 100 साल लग गए उनको इन चीजों को बदलने के लिए, क्योंकि वो एक दीर्घकालिक अधिक से अधिक मतलब आर्थिक लाभ के लिए आए थे यहाँ पे, कि उनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ से आर्थिक लाभ मिले। तो इस आधार पर वो आए थे। तो मूल रूप से उपनिवेशवाद, और उपनिवेशवाद किसे कहते हैं और क्या 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 उसमें परिवर्तन आता है, देहात मतलब यहाँ की जो आम जनता है उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम विस्तृत मतलब इनकी जो रिपोर्ट वगैरह है उसके अनुसार पढ़ेंगे हम इसमें। अध्याय का परिचय। इस अध्याय में उपनिवेशिक शासन जो अंग्रेज यहां पर रहे उनका देहात पर क्या प्रभाव देखा गया। बंगाल के अंदर सर्वप्रथम, आपको पता ही है कि बंगाल के अंदर उन्होंने सर्वप्रथम अपना 1757 के अंदर प्लासी के साथ में, मतलब प्लासी युद्ध सिराजुद्दौला के साथ में, जब 1757 में बंगाल के ऊपर पहला अधिकार किया था। 1764 में फिर बक्सर में अधिकार करने के बाद में बंगाल को पूर्ण रूप से उन्होंने अपने अधिकारी में ले लिया था, और अपने अधिकार में लेकर के बंगाल का पूरा राजस्व, पूर्ण रूप से राजस्व के ऊपर उनका नियंत्रण हो गया था। तो इस प्रकार से बंगाल के जो जमींदार थे, राजमहल की पहाड़ियां जो वर्तमान में कहां पर है, झारखंड में है, पहले बिहार में थी, झारखंड में की पहाड़ियां, और संथाल लोग, जो संथाल लोग मूल रूप से बंगाल के अंदर रहने वाले थे, ये बंगाल के निवासी तो ये थे। तथा दक्कन के किसान, दक्कन मूल रूप से महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र और कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश, तो ये दक्कन का। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व नीतियों ने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदला, कि इन्होंने जो राजस्व नीतियां लेकर के आए, विभिन्न प्रकार की राजस्व नीतियां लाए, जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त, या अपन उसको सनसेट प्रणाली भी कह सकते हैं, सूर्यास्त नियम भी कह सकते हैं, साथ में रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, ये अनेक अनेक जगह पर इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। तो इसके बारे में बताएंगे। यह समझना इस अध्याय का मूल उद्देश्य है कि किस प्रकार से इन्होंने राजस्व वगैरह की प्रक्रियाएं पूरी की। इस समय में बंगाल और वहां के जमींदार, सर्वप्रथम काम इन्होंने जो भी व्यापारिक गतिविधियां, और हमारा जो सबसे पहले जो हमारा भारत का समृद्ध जो क्षेत्र था वो बंगाल ही था, और इन्हीं को इन्होंने सबसे पहला केंद्र बनाया व्यापारिक गतिविधियों से। और वही था सबसे पहले, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि प्राचीन काल से ही ताम्रलिप्ति नामक एक बंदरगाह है, एक अपने पश्चिमी तट के ऊपर है, जो भरगूकछ या भड़ोच, वर्तमान में कांडला बोलते हैं। तो कहने का मतलब व्यापारिक रूप से भी समृद्ध था, और वो वैसे भी समृद्ध था उस क्षेत्र की जमींदारी व्यवस्था, या उस क्षेत्र की जो उपजाऊ जमीन, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र, साथ में ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र, तो पूरा का पूरा वो अच्छा समृद्ध क्षेत्र था। तो वहां के जमींदार, वर्धमान बंगाल का एक वर्तमान में जिला है जो बंगाल का, उसकी एक घटना के बारे में बताया, के बारे में ये पूरी रिपोर्ट बताने का प्रयत्न किया है कि इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसको 1793 के अंदर, 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया था? 1793 के अंदर। इस्तमरारी बंदोबस्त, इसका अन्य नाम क्या है? इस्तमरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं। स्थायी बंदोबस्त, सूर्यास्त नियम भी बोलते हैं इसको, सूर्यास्त नियम भी। तो इस प्रकार से ने कंपनी के प्रत्येक जमींदार के लिए राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई, कि कंपनी ने कुछ जमींदार, मतलब वहां पर क्या होता है कि जैसे ही 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है, पूरा का पूरा जो राजस्व है वो जब इनके नियंत्रण में पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाता है, तो वहां पर क्या करते हैं, ये उस क्षेत्र के ऊपर, क्योंकि इनकी मूल कमाई का आधार ही राजस्व था, तो ये राजस्व, अधिक से अधिक राजस्व लेने के लिए, और वहां पर क्या, जमींदारों को नियुक्त करते हैं। और जमींदार मूलतः क्या होते थे कि वो मूलतः तो राजा के समय में जो सामंत हुआ करते थे, या किसी क्षेत्र विशेष के जो गवर्नर हुआ करते थे, या किसी, मतलब उनको सेनापति कह सकते हैं किसी क्षेत्र के, तो वो ही होते थे मूल रूप से। तो उन्हीं को उन्होंने शुरुआत के अंदर क्या है, जमींदार बनाया, क्योंकि उनको पता था कि कोई प्रभावी आदमी इस चीज को कर सकता है जो पूर्व में ही, मतलब, और उन जमींदारों ने अच्छा लाभ भी उठाया इस स्थिति का। और वो एक ऐसा वर्ग उठ करके आया कि वो एक मध्यम वर्ग और धनाढ्य वर्ग बन करके आगे जाकर के क्या व्यापारिक गतिविधियों में तेजी से आएंगे, और नए, मतलब एक प्रकार के व्यापारी बन करके उभरेंगे।
तो ऐसे ऐसे जमींदारी, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिन क्षेत्रों के अंदर छोटे जमींदार थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रियासत घोषित कर दिया था, और स्वतंत्र रियासत घोषित करने के बाद एक छोटे क्षेत्र का छोटे राजा बन गए, तो उनको इन्होंने अपने अधीन ले लिया विभिन्न प्रकार की नीतियों से, सहायक संधियां लागू करके। साथ में विभिन्न प्रकार के अंग्रेजों के द्वारा अनेक प्रकार का उनको मतलब अन्य रियासतों को मिलाने का प्रयत्न किया गया। उनको लोभ दिया गया कि अगर कोई दूसरी रियासत आपके यहाँ पे युद्ध करेगी तो हम हैं, हमारी सेना रखेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना प्रभाव जमा लिया, क्योंकि 1764 का जो बक्सर का युद्ध था वो एक प्रभावशाली युद्ध था। उसके अंदर जो मूल रूप से 3 रियासतों के खिलाफ था, वो 3 रियासत, जहां बंगाल, खुद बंगाल का जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, फिर अवध, फिर उसके बाद दिल्ली, सुजाउद्दौला। तो कहने का मतलब 3 रियासतों के साथ में मिलकर के अकेले अंग्रेजों ने 7000 की सेना ने, और उन तीनों मतलब 3 जो बड़ी रियासतें हैं, जो 3 बड़े मतलब जो राज्य के बड़े केंद्र थे, उन तीनों को, जो प्रभावशाली थे पूरे भारत में, उन तीनों को हराने के बाद क्या पूरे भारत की जितनी भी रियासतें थी वो चिंतित हो गई थी कि अंग्रेज कौन है और ये तो बड़े शक्तिशाली हैं। तो फिर वो बाध्य हो गए थे कि धीरे धीरे उनके समझौता करना उनकी अनिवार्यता हो गई। फिर कुछ उनकी नीतियां भी ऐसी रही। तो इस समय में क्या है, जो जमींदार थे उनको क्या है, राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई इस क्षेत्र में। न चुकाने पर जो संपदाएं हैं, जो राजस्व क्षेत्र था, और वो राजस्व क्षेत्र का मतलब क्या है, किसी जमींदार को मान लो कोई राजस्व का क्षेत्र दे दिया, तो राजस्व का क्षेत्र इतना होता था कि कभी कभी तो इसके अंदर 200, 300, 400 गांव भी आते थे उसमें, एक ही राजस्व या एक ही जमींदारी के अधीन में। तो और जमींदार क्या है, मूलतः शहर में रहने वाला एक व्यक्ति जो मूल रूप से ठेके पर ले लिया, मतलब स्थायी बंदोबस्त। मतलब स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या है, उसने एक ठेके पर ले लिया पूरा का पूरा, वो जो क्षेत्र है पूरा 400 गांव का, 200 गांव का या 300 गांव का, वो पूरा का पूरा ठेके पर छूट गया कि इतने लाख रुपए में ये पूरा का पूरा है, वो 1 साल का जो राजस्व है वो जमींदार है वो कंपनी को चुकाएगा, और जमींदार जाकर के संबंधित प्रत्येक जो रैयत है, जो किसान है, उससे ग्रहण करेगा। तो ये प्रयत्न इसके अंदर किया गया। तो जो संपदाएं, मान लो उसने सूर्यास्त नियम के अनुसार किसी जमींदार ने अपनी नीलामी का जो रकम है वो चुकाई नहीं, तो नहीं चुकाई, उस अवधि के दौरान क्या किया अंग्रेजों ने, उसकी नीलामी है वो मतलब उसकी जो जमींदारी क्षेत्र है उसको नीलाम करने का प्रयत्न किया कि भाई ये क्षेत्र है, इसने चुकाया नहीं तो इसको डिफॉल्ट कर दिया जाए, इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, इसको मतलब अवैध घोषित कर दिया जाए, आगे से ये किसी भी नीलामी में शामिल नहीं हो सकता, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा इसको। और उसकी जो नीलामी जो क्षेत्र है उसको नीलाम कर दिया गया ताकि कोई दूसरा ले ले। लेकिन अब जाहिर सी बात है 300-400 गांव का जो क्षेत्र है वो हर कोई तो लेगा नहीं, क्योंकि जिनके पास पहले से संसाधन है या पूंजी का निर्माण कर रखा है, और वो कोई एक विशेष वर्ग है जिसने अपनी विशेष प्रकार की परिस्थिति, जब उपनिवेशिक काल आया भारत में तो उस विशेष प्रकार की परिस्थिति का अच्छा लाभ उठा करके अपने आप को ऊपर लेकर के आया था वो, या फिर वो पूर्व में राजाओं के समय में अच्छे पद पर रहे थे जिनके पास पूर्व से अच्छी संपत्ति थी। तो ऐसे लोगों ने इसको क्या करने का प्रयत्न किया, संपदा नीलाम की जाती थी। बर्दवान का राजा है, अकेला बर्दवान जो जिला है वर्तमान में बंगाल का, उसका जो एक राजा है जिसके ऊपर भारी कर बकाया था, मतलब उसको राजस्व में इस्तेमारी बंदोबस्त के अनुसार उसको राजस्व का क्षेत्र दे दिया, लेकिन उसने समय अवधि के ऊपर जो सूर्यास्त नियम था, सूर्यास्त नियम का मतलब है कि जैसे आज सूर्यास्त होने के बाद मान लो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए होता था ये, और 1 वर्ष के दिन जैसे मान लो 31 मार्च को सूर्यास्त तक आपको राजस्व चुकाना है। अगर 31 मार्च को रात तक मतलब 6 बजने तक अगर सूर्यास्त नहीं चुकाया तो फिर वो अवैध घोषित हो जाएगा, बकाया माना जाएगा, और उसकी जो जमींदारी क्षेत्र है उसको नीलाम कर दिया जाएगा। अब वो राजस्व तो ले लेता था किसानों से, आगे कंपनी को नहीं देता था, लाभ कमाने के चक्कर में रहता था, क्योंकि उस समय के जो बने हुए नियम था उनका लाभ उठाता था वो। तो ऐसी कुछ प्रक्रियाएं हुई। कुछ फर्जी नीलामियां निकली। फर्जी नीलामियां का मतलब है कि नीलामी जैसे जिसकी राजस्व क्षेत्र नीलाम हुआ उसका 95% से अधिक बिक्रिया फर्जी थी। बिक्रिया फर्जी थी कैसे, मान लो बर्दवान का राजा है, उसने अपना जो जमींदारी क्षेत्र है 400 गांव उसके अधीन में है, और उसने समय पर राजस्व नहीं चुकाया, तो कंपनी ने क्या किया, एक कमेटी, एक बोर्ड, एक 3-4 आदमियों का एक समिति का गठन किया, और उसको क्या कर दिया, नीलामी के लिए तारीख निर्धारित कर दी कि इस तारीख को फलानी जमींदारी है उसकी नीलामी होगी। एक डेट डिसाइड कर दी और नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसका विज्ञप्ति निकाल दी उसकी,
और फिर क्या करेंगे, उस दिन क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के अन्य जो प्रभावशाली लोग हैं, जो मतलब जमींदारी लेने के सक्षम लोग हैं, वो सारे आएंगे उस जमींदारी को लेने के लिए। तो अधिकांश समय में क्या करता था कि राजा जिसने ऑलरेडी जमींदारी का जो मतलब राजस्व तो इकट्ठा कर ही लिया, पैसा तो उसने कमा ही लिया उस अवधि के दौरान का, तो वो क्या करता है, उस पैसे को किसी एजेंट को या अपने विश्वसनीय किसी दूसरे आदमी को उसके अंदर भेज देता है और वो ही ले लेता था। क्योंकि वो क्या करते थे, जैसे मान लो कोई दूसरा जमींदार भी आ गया और उसने अच्छी जमींदारी की बोली भी लगा दी, तो भी ये और ऊंची बोली लगा देते थे, क्योंकि इनको पता था हमें देना तो है नहीं 1 साल के बाद, क्योंकि 1 साल की अवधि का है, 1 साल वापिस हम राजस्व लेंगे और फिर 1 साल के बाद फिर हम नीलामी की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार क्या है, 95% जो नीलामियां होती थी ऐसी जमींदारियों की, वो फर्जी निकली। खरीदार थे वो राजा के अपने नौकरी एजेंट ही होते थे। भाई राजा को तो ब्लैकलिस्ट कर दिया, राजा तो सीधा मूल रूप से नहीं आ सकता, लेकिन अब वो किसी अपने प्रतिनिधि को भेज देगा जो उसके विश्वसनीय है। तो इस आधार पर उन्हीं के एजेंट थे। जमींदारी का नियंत्रण राजा के हाथों में ही रहा। भाई जमींदारी है वो मूल रूप से, क्योंकि क्षेत्रीय उसी का है। मान लो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रयत्न किया, लेकिन मूल संसाधनों पर अधिकार अभी भी उसी का है। तो इसी प्रकार यह घटना उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविकता को उजागर करती है, कि उस समय की ये जो घटना है बंगाल के क्षेत्र की, वास्तविकता को उजागर करती है कि किस प्रकार के स्थानीय राजाओं ने कंपनी को राजस्व कर नहीं चुका करके कितना ज्यादा नुकसान दिया, या ये बताने का प्रयत्न किया। क्योंकि ये जो 5वीं रिपोर्ट है ये ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत होती है, इससे संबंधित जो दस्तावेज हैं सारे के सारे रिपोर्ट है ये उसमें बनती है। तो तब उसके अंदर ये वहां पर इस चीज पे चर्चा की जाती है कि कंपनी को मतलब कंपनी की गलत नीतियों के कारण कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ। ये ब्रिटिश प्रीपेक्स के हिसाब से बोल रहा हूं, अपने लिए तो सही है ये, क्योंकि हमारे किसानों के द्वारा राजस्व किसानों से तो ले लिया गया, लेकिन एक जमींदार वर्ग है उसने बीच में हड़प लिया। तो इस प्रकार की चीजें इसके अंदर हुई। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू होने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई। मूल रूप से जो राज्य क्षेत्र में जिन राजाओं के पास पहले से जो जमींदारी क्षेत्र था, उनमें से 75% ट्रांसफर कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि मूल रूप से सारी की सारी ये लोग चुकाते नहीं थे, फर्जी हो गई, नीलाम करने की स्थितियां हो गई, तो दूसरा जमींदार आ गया वहां पे, ताकि हस्तांतरित कर दी गई। ऐसी स्थितियां इस समय में हुई। इस्तेमारी बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त जिसको स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त मतलब क्या है इसका, कि राजस्व है वो स्थायी कर दिया जाएगा अगले कुछ समय अवधि के लिए। मान लो अगले 10 साल के लिए या 20 साल के लिए राजस्व फिक्स कर दिया कि एक जमींदार को एक अपने जमींदारी क्षेत्र में इतना राजस्व कंपनी को जमा करना पड़ेगा प्रति वर्ष, तो फिक्स कर दिया गया उनके लिए। तो कहने का मतलब ये स्थायी हो गया, एक प्रकार का एक पहले से पूर्व से निर्धारित हो गया। इसका उद्देश्य और संरचना कि ये बंदोबस्त लागू क्यों किया। अब स्थायी बंदोबस्त लागू कौन करता है? 1793 वही आ जाएंगे, कौन? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जब गवर्नर बने वहां के बंगाल के, तो वो क्या करते हैं, इसको लागू करते हैं। उद्देश्य क्या था इनका कि 1770 के दशक में बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं थी। बार बार वहां पर अकाल पड़ रहा था। अकाल के कारण पैदावार है वो घटती, पैदावार है वो कम हो रही थी। अधिकारी जो कंपनी के अधिकारियों ने सोचा कि संपत्ति अधिकार स्थायी राजस्व मांग से कृषि के निवेश बढ़ेगा। इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम लोग कोई स्थायी बंदोबस्त लागू कर दें, किसानों को यह बता दें कि आपकी प्रति बीघा जमीन पे इतनी राशि आपको अनिवार्य रूप से चुकानी है, तो किसान क्या करेगा, उस जमीन को डेवलप करने का, उसको विकसित करने के लिए विशेष प्रयास करेगा। और विशेष प्रयास करेगा तो जमीन है वो और अधिक डेवलप होगी, विकसित होगी, और विकसित होगी तो राजस्व बढ़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का? अधिक से अधिक राजस्व, मतलब अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना। तो मूल उद्देश्य तो उनका वही था। तो इन्होंने क्या किया कि राजस्व फिक्स कर दे, अच्छा सा बढ़ा करके फिक्स कर दे, तो किसान है वो प्रेरित होंगे कि यार अभी अगर इतना राजस्व है तो हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और इतना है तो अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो जो ज्यादा बचेगा वो भी हमारा ही बचेगा। तो इन्होंने ये कंपनी के अधिकारियों ने ये सोचा कि अगर फिक्स कर देंगे हम तो इसका राजस्व का लाभ हमारे को ज्यादा अच्छा होगा।
बंगाल के राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया। वहां के ताल्लुकदार, ताल्लुक मतलब एक क्षेत्र होता है, क्षेत्र के हिसाब से, तो क्षेत्र के ऊपर नियंत्रण करने वाले को ताल्लुकदार, ताल्लुक, तो उस क्षेत्र पे, तो इनको राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदार के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया कि इन्हीं को मूल रूप से क्या जमींदार बना दिया गया। वे राज्य के राजस्व समाहर्ता बन गए। वे उस राज्य के, ये जो ताल्लुकदार थे या राजा थे, वे उस राज्य के एक प्रकार के जो मतलब राजस्व संग्रहण करने वाले बन गए, मात्र कलेक्ट करने वाले बन गए। मूल रूप से जिनका किसानी से कोई काम नहीं है, जिनका रैयत से कोई सीधा संबंध नहीं है, ये एक मात्र बिचौलिए बन के रह गए। गांव के भूस्वामी नहीं थे ये किसी भी एक व्यक्तिगत गांव के भूस्वामी नहीं थे, क्योंकि इनके पास इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। क्योंकि ये राजा या ताल्लुकदार या सामंत या जमींदार या सेनापति पहले से ही थे, तो इनकी स्थितियां अच्छी थी। और इन्हीं को क्या कर दिया, प्रारंभिक चरण के अंदर इन्होंने सेनापति बना दिया। तो ये परिवर्तन किया इस समय। जमींदार की भूमिका क्या होती थी कि कंपनी को राजस्व अदा करना और गांवों से राजस्व इकट्ठा करना। मतलब 400 गांव है, तो प्रत्येक गांव के अंदर अब जो जमींदार होता था वो भी क्या करता था, अपने एक एक कोई, अपने प्रत्येक गांव के अंदर एक एक कोई कलेक्ट करने वाला एक छोड़ देता था अपने स्तर पर। और इसका काम क्या होता था कि गांव से इकट्ठा करना और इकट्ठा करके कंपनी को जमा कर देना। कहने का मतलब वहां से लेना और वहां पे जमा करना, यही इसका काम था। और इस व्यवस्था के अंदर स्थायी बंदोबस्त है। इसमें जो कुल हिस्सा था 10/11 तो क्या था, कंपनी का, कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, तो कंपनी का हिस्सा था। और 1/11 है वो जमींदार का हिस्सा था। मतलब 10% हिस्सा तो सीधा सा कंपनी के खाते में जमा होता था और 1% हिस्सा जमींदार। मान लो कुल मिलाकर के अगर 100 रुपया राजस्व इकट्ठा किया तो लगभग 90 रुपए तो कंपनी को जमा करने पड़ते थे और 10 रुपए खुद को रखने पड़ते थे। ऐसी स्थितियां थी, तो जमींदार का हिस्सा हुआ करता था इसमें। संपदा की परिभाषा, एक जमींदारी में कभी कभी 400 तक गांव आते थे। तो संपदा मतलब इनकी जो संपदा है, पूरा का पूरा जमींदारी क्षेत्र है, वो 400 तक गांव भी हो जाते थे कभी कभी इसके अंदर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, एक राजस्व संपदा बनते थे। नीलामी का प्रावधान, राजस्व न चुकाने पर संपदा नीलाम होगी। मान लो ये पूरे के पूरे जो 400 गांव की एक संपदा है, एक जमींदार की संपदा है, अगर इसने निर्धारित सूर्यास्त नियम के अनुसार जो तारीख निर्धारित की गई, उस तारीख तक शाम को 6 बजे तक इन्होंने राजस्व कंपनी के ऑफिस में जाकर के, दफ्तर में जाकर के जमा नहीं कराया, तो वो नीलाम हो जाएगी। नीलाम होने का मतलब दोबारा उसमें 3-4 कमेटी बैठेगी, अगली डेट डिसाइड होगी और एक नया जमींदार बनाने की प्रयत्न किया जाएगा कि भाई ये ठेका छूटेगा, इसका नया जमींदार कौन होगा। ठेकेदारी प्रथा भी बोलते हैं इसको। सूर्यास्त विधि या सूर्यास्त तक भुगतान न हो तो नीलामी होगी, कि भाई आज तक का अगर डेट दिया हुआ है, आज शाम को 6 बजे तक अगर सूर्यास्त तक अगर हमारा ये नीलामी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा ये नीलामी कहां, ये क्या है, जो भी जो संपदा है ये नीलाम हो जाएगी। तो ऐसी स्थितियां उस समय में बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिली। राजस्व भुगतान में चूक के कारण, अब ये जो मान लो नीलामी होती थी या ये जो भी जमींदार है वो बीच में मतलब अपने पास रख लेते थे, नहीं दे पाते, नहीं कंपनी को चुकाना नहीं चाहते थे, तो नहीं चाहते थे, ये इच्छा शक्ति उनकी, या नहीं चुकाना चाहते थे। भाई एक तो नहीं चुका पाते थे, हो सकता है इनके पास इतनी जितनी राजस्व उन्होंने रखी उतनी राजस्व इकट्ठी नहीं होती थी, तो ये मजबूर हो जाते थे कि अब क्या चुकाएं, पूरा तो चुका नहीं पा रहे हैं, और या फिर ये चुकाना नहीं चाहते थे। तो दोनों ही चीजें थी इसके अंदर। इन्होंने क्या बताया कि जो चार्ल्स कॉर्नवालिस है, ये 1793 में बंगाल का गवर्नर था जिसने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। तो ये मैंने पहले ही बता दिया। इसके 4 कारण थे, चूक करने के 4 कारण बताए हैं इन्होंने। पहला कारण क्या बताया है कि ऊंची मांग, कि राजस्व है उसकी जो दरें है वो बहुत ऊंची थी। भाई मूल रूप से मान लो कृषि के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन से जो रैयत है वो अपना गुजारा भी तो करेगा, साथ में उससे जो उसकी फसल की बुआई, जुताई, कटाई आदि सब प्रक्रियाओं में भी खर्च आएगा, साथ में उसमें काम करने वाले मजदूर भी होंगे, मजदूरी भी लगेगी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर तय की जाए तो कुछ भी बचता नहीं था इनके पास में। तो कहने का मतलब मांग बहुत ज्यादा ऊंची कर दी इन्होंने,
और ऊंची मांग करने का कारण क्या था? क्योंकि ये अगली 20 सालों के लिए किया इन्होंने। कॉर्नवालिस ने यह सोचा कि हम अच्छी ऊंची मांग करेंगे तो ये क्या करेंगे, अपने खेतों को डेवलप करेंगे, रैयत है वो ज्यादा मेहनत करेगा, और साथ में अगली 20 सालों तक। अब अगली 20 सालों का मतलब है कि इनको पता था कि मान लो आज हमने जो रैयत फिक्स कर दी, जो राजस्व कर फिक्स कर दिया कि मान लो 1 बीघा का 100 रुपया लगेगा, अगर वो हमने फिक्स कर दिया तो आगे आने वाले समय में 20 सालों तक 100 रुपये ही रहेगा 1 बीघा का। तो इस प्रकार इन्होंने करने का प्रयत्न किया कि 1 एकड़ का अगर 100 फिक्स कर दिया तो वो 100 ही रहेगा 20 सालों तक, और महंगाई दर बढ़ेगी। जो चीज आज 100 रुपए में आ रही है वो अगर 20 साल के बाद देखें तो वो चीज अब 1500 2000 में आएगी। और जो मांग बढ़ेगी चीज की, मान लो आज गेहूं अगर 20 रुपए किलो है तो अगली 20 साल के बाद में वो 80 रुपए किलो हो जाएगा, 70 रुपए किलो हो जाएगा। तो इस आधार पर इन्होंने क्या है, उच्च दर को लागू किया, ताकि भविष्य में कीमत वृद्धि होने पर भी लाभ कंपनी का हिस्सा सुनिश्चित हो। इन्होंने ये सोचा कि अगर जो भी कीमत वृद्धि होगी ना, मान लो मैंने बताया कि 20 रुपए किलो गेहूं है, तो अगले समय में आगे जाकर के अगर वो 80 रुपए किलो होगा तो भी कंपनी को कम से कम लाभ तो मिले, कंपनी घाटे में तो ना जाए। इसलिए इन्होंने पहली गलती क्या की कि ऊंची मांग रखी, इतनी ज्यादा ऊंची रख दी कि लोग चुकाना ही बंद कर दिया। दूसरा क्या किया, कीमतें नीची थी उस समय में। उस समय में कीमत क्या थी, नीची थी उस समय में। उस समय में जो उत्पादन होता था 1790 के दशक में, कृषि में जो उपज होती थी उसकी कीमतें बहुत कम थी इसकी तुलना में। मान लो आपने गेहूं वगैरह निकाला अपनी जो खेती से, तो वो बाजार में आप बिक्री करोगे तो वो बहुत कम मूल्य मिलेगा उसका, और उससे ज्यादा इनको राजस्व चुकाना पड़ेगा, और राजस्व नगद चुकाना पड़ता था। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत थी। रैयत जमींदार को देय राशि नहीं चुका पाते थे। रैयत मतलब किसान, रैयत का मतलब यहां पर क्या है, किसान या कृषि करने वाले काश्तकार। तो ये जमींदार को देय राशि चुका नहीं पाते थे भाई, इनको जितनी निर्धारित की जाती थी वो चुका ही नहीं पाते थे। तो जमींदार फिर क्या करे, जमींदार थोड़ा शक्ति दिखाएगा, लेकिन जिसके पास पैसा है ही नहीं तो वो कहां से करेगा। ज्यादा से ज्यादा जमींदार क्या करेगा, इनकी जमींदारी है, इनकी जो खेती है, अच्छे खेत हैं, वो अपने कब्जे में ले लेगा, और लिया भी है। आगे जाकर के इन लोगों ने अपनी अपनी बड़ी बड़ी संपदाएं बना ली है। तो ऐसी भी चीजें हुई हैं। तीसरा क्या है, असमान वितरण, असमान राजस्व। असमान राजस्व का मतलब है कि फसल अच्छी हो या खराब, अकाल पड़ जाए तो भी भुगतान अनिवार्य है। मतलब यह कर दिया कि प्रति वर्ष आपको इतना देना ही पड़ेगा, चाहे अकाल पड़े। अब अकाल पड़ेगा तो किसान कहां से देगा, और उस समय अकाल मतलब ज्यादा पड़ते थे। अकाल ज्यादा पड़ने का मतलब यही होता था क्योंकि मूल रूप से जो संग्रहण केंद्र थे वो कम होते थे। अकाल का तो अन्य कोई कारण नहीं है, प्राकृतिक कोई बहुत बड़ा कारण अपन नहीं मान सकते। प्राकृतिक कारण अकाल का बहुत ज्यादा नहीं होता। ज्यादा कारण क्या होता है कि राज्य के द्वारा जो अधिशेष अधिशेष जो अनाज है उसको सही से व्यवस्थित करके रखना, ताकि कोई अकाल पड़े तो। अब हमारे पास अभी बहुत अच्छी स्थिति है। अगर अभी हम देख रहे हैं कि 20 30 40 सालों में अकाल क्यों नहीं पड़ रहे, अभी भी तो प्राकृतिक चीजें वैसी बदलती रहती हैं। तो अकाल नहीं पड़ने के बड़े कारण क्या है कि अकाल अभी हमारी क्या है, सरकारें जो हैं वो विशेष प्रकार का एक अधिशेष, और साथ में जो कृषक वगैरह हैं वो भी समृद्ध हो गए, वो भी एक प्रकार की अच्छी स्थिति रखते हैं। तो अकाल का कोई बड़ा प्रभाव नहीं आता है। तो अकाल समय पर पड़ने से असमान। और सीमित शक्ति। सीमित शक्ति का मतलब क्या है, इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने आते ही, अंग्रेजों से पहले जो हमारे जमींदार, मैंने बताया कि राजाओं के अधीन काम करते थे, सेनापति होते थे, सामंत होते थे, या किसी क्षेत्र के छोटे राजा कहलाते थे। तो इनके पास क्या होता था कि इनकी खुद की सेना होती थी, इनके खुद के कचहरी लगती थी, इनके खुद के मतलब अपनी एक अलग एक प्रकार की राजा की स्थिति होती थी। इनका बड़ी अपनी खुद का एक जमीन होती थी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा इनका क्षेत्र होता था, जिसको बटाईदार के ऊपर देते थे। तो इनकी खुद की एक मजबूत स्थिति होती थी। अंग्रेजों ने जब इनको जमींदार बनाया तो इनकी शक्तियों को छीन लिया, इनकी सेनाओं को भंग कर दिया। राजाओं के समय में भी ये जो जमींदार हुआ करते थे प्रभावशाली होते थे। जब राजा को किसी दूसरे राज्य क्षेत्र से आक्रमण करना पड़ता था, युद्ध लड़ना पड़ता था, तब भी ये जो जमींदार होते थे या सामंत या सेनापति, तो ये अपनी अपनी सेना लेकर के वहां पहुंचते थे, तभी तो राजा युद्ध लड़ेगा। राजा के पास स्थायी अपनी खुद की सेना थोड़ी होती थी, इन्हीं अधीनस्थ सबकी सेना होती थी, जो उनके राज्य क्षेत्र के अधीन विभिन्न प्रकार के जो सेनापति और जमींदार या सामंत हुआ करते थे उन्हीं की। तो उसी आधार पर क्या है, ये इन्होंने क्या कर दिया कि जमींदारों की जो सैन्य टुकड़ियां हैं उनको भंग कर दिया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया। एक जमींदारी क्षेत्र से अगर दूसरे जमींदारी क्षेत्र में व्यापारिक कोई भी गतिविधियां होती थी तो ये जमींदार क्या करते थे, शुल्क लेते थे।
तो वो शुल्क है वो माफ कर दिया इन्होंने, मतलब जमींदारी क्षेत्र से कोई भी व्यापार है वो बंद कर दिया इन्होंने। कचहरियां कलेक्टर की देखरेख में। अब इसी समय क्या होता है कि 1793 यहीं पर क्या होता है कि कलेक्टर पद का सर्जित हो जाता है 1772 के अंदर। 1772 में जो पद सर्जित हो गया, एक कौन सा, एक अधिकारी बना दिया इन्होंने, क्या बना दिया, कलेक्टर। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, मतलब एक राजस्व प्राप्त करने वाला, राजस्व हर्ता। तो ये एक पद इन्होंने नया बना दिया। किसने बनाया एक कलेक्टर पद 1772 के अंदर? वोरेन हेस्टिंग्स ने। वोरेन हेस्टिंग्स है वो बन करके आया था। वोरेन हेस्टिंग्स है वो गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर बन करके आया। तो उसने क्या कर दिया, वोरेन हेस्टिंग्स ने एक नया पद सर्जित कर दिया कलेक्टर, कि भाई ये है, ये राजस्व ये इकट्ठा करेगा, राजस्व की पूरा रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी इनकी है। 1798 में अकेला जो बर्धमान है, बंगाल का जो जिला है, उसमें राजस्व बकाया के 30,000 से अधिक वाद यानी मामले लंबित थे, अकेले जिले में। तो आप समझ सकते हो कि एक जिले की स्थिति यह है, तो ब्रिटिश उपनिवेशिक समय में तो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र इसके अधीन में आता है। तो इस प्रकार से जोतधारों का उदय, एक नया वर्ग उभर करके आया, जोतधारक, जमींदारों से थोड़ा नीचे लेकिन उन्हीं को टक्कर देने के लिए एक नया वर्ग उभर करके आया। यह कौन सा वर्ग था? यह एक ऐसा वर्ग था जो विशेष प्रकार की परिस्थितियों का लाभ उठाया इसने। मूल रूप से मान लो गांव में रहने वाला है, लेकिन जैसे मान लो एक जमींदार ने किसी को गांव के अंदर क्या है, राजस्व इकट्ठा करने के लिए किसी को नियुक्त किया, और जिसको भी नियुक्त किया इन्होंने, उनको नियुक्त करने के बाद उन लोगों ने क्या किया, राजस्व इकट्ठा करेंगे तो राजस्व अतिरिक्त लेंगे ही लेंगे। वो भाई जो इकट्ठा करने वाला वो अपने पास कुछ रखेगा, और वर्तमान समय के आधार पर कोई टेक्नोलॉजी उस समय में थी नहीं कि भी राजा को पता चले कि कितना ले रहे हैं, कितना क्या है। और मूल रूप से जो प्रजा थी वो बिल्कुल साधारण और सामान्य जनता की तरह थी, उसको सामान्य अन्य चीजों से पता ही नहीं होता था। उनको तो जो मूल रूप से जो जमींदार होता था वही उनका राजा होता था, राजा से उनका सीधा किसी का भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता था, तो उनके लिए तो राजा भी वही था, तो वो किसी का विरोध ही नहीं करते थे। तो ये क्या है, एक अच्छी सी राशि इन्होंने इकट्ठी करके जो निर्धारित होती थी सरकार की तरफ से, उससे अधिक राजस्व इन्होंने इकट्ठा किया और एक बड़ी पूंजी इन्होंने जमा कर ली। और साथ में क्या करते थे, अच्छी पूंजी जमा करने के बाद वहां के जो स्थानीय किसान थे उनको जब किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता होती थी तो ये क्या है, उसको ऋण वगैरह दे देते थे, और उनकी अच्छी जमीनें हैं वो हड़प लेते थे। तो एक ऐसा वर्ग हो गया जिसके पास एक बड़ी जमीनें खुद की और साथ में एक अच्छा संसाधन। अब जमीनें बहुत ज्यादा हैं, संसाधन इनके पास है, संपत्ति इनके पास है, तो गांव के जितने भी किसान होते थे वो मूल रूप से इनको क्या करते थे, इनकी अच्छी इज्जत करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, सहयोग करते थे, बेगार करते थे इन्हीं के खेतों में। तो ऐसी स्थितियां, लेकिन ये उनको भगवान की तरह भी मानते थे जोतधारकों को, क्योंकि वो गांव का, कहने का मतलब जब किसी विशेष प्रकार की परिस्थितियां होती थी तो वो ऋण भी देता था, उनको सहयोग भी करता था। तो एक ऐसा वर्ग उभर करके आ गया जिसको क्या बोलते हैं, जोतधारक। कौन थे ये? फ्रांसीसी बुकानन, जो उस समय में अंग्रेज अधिकारी था, उसने मतलब विजिट किया, उसके अनुसार दिनाजपुर सर्वेक्षण किया, दिनाजपुर एक गांव है वहां का उसने सर्वेक्षण किया बंगाल का, तो उसमें बताया कि धनी किसान वर्ग है, इन्होंने कई हजार एकड़ तक जमीन अर्जित कर ली है, कि ऐसा किसान, धनी किसान है जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है और अच्छी जमीन है जिसपे उपज अच्छी होती है। स्थानीय व्यापार और साहूकारी पर भी इनका नियंत्रण है, कि स्थानीय जो व्यापार है वो भी मतलब उनके ऊपर भी अच्छा पकड़ कर रखा है, और साहूकारी मतलब ब्याज वगैरह के ऊपर राशि देने वाली स्थितियां भी इन्होंने अच्छी नियंत्रण कर रखी है, ताकि गांव के अंदर एक अच्छी पैठ थी। जमीन का बड़ा भाग, क्योंकि जमीन बहुत ज्यादा है इनके पास, बताया कई हजार एकड़, तो एक बड़ा भाग बटाईदारों को दे देते थे, अधियारों या बरागादारों को के माध्यम से जोता जाता था, कि आधा बटाई पे दे देते थे, कि भाई जमीन मेरी है, आप इसको जोत लो और उपज हो उसका आधा दे देना। तो इस तरह से इनके पास क्या है, एक धनराशि है, वो अच्छी भली धनराशि इनके पास आ जाती थी। उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे दिया जाता था, बटाईदारों के द्वारा। तो इस प्रकार एक अच्छा वर्ग उभर करके आया। इनका क्या होता है कि जमींदारों से टकराव होता है,
जमींदारों से टकराव होने का मतलब क्या है कि जो धारक है वो किसी गांव का है और जमींदार है ये कहां का है, ये तो ठेके पर ले लिया किसी को, मूल रूप से किसी गांव में किसी को जानता ही नहीं। और गांव कितने हैं? 400। और जो धारक किसी गांव का है और गांव में रहता है और साथ में कृषि करता है, साथ में साहूकारी करता है, साथ में स्थानीय किसानों को सहयोग भी करता है। तो इस तरह की स्थिति, जो धारक गांव में रहते थे, जमींदार बदले में शहरों में रहते थे। तो ये तो क्या है, गांव में रहेगा और ये क्या है, शहरों में रहता था जमींदार। तो इसलिए शहरों वाले को कौन जानेगा? किसान नहीं जानेंगे सीधा प्रत्यक्ष रूप से। जोत धारक जमींदार की जमा बढ़ाने का प्रतिरोध करते थे कि जोत धारक है वो जमींदार की जो राजस्व कर बढ़ा देते थे उसका प्रतिरोध करते थे। ये मतलब उसका प्रभाव को कम करने का प्रयत्न करते थे अपने स्थानीय क्षेत्र में। अधिकारियों को रोकते थे, जमींदारों के जो अधिकारी थे उनको रोकते थे और रैयत को राजस्व न देने के लिए भड़काते थे। भाई एक मध्यम वर्ग ऐसा वर्ग जो कुल मिलाकर के एक अच्छी स्थिति में है, गांव की अच्छी जमीन पर उसका कब्जा है। तो जब कोई जमींदार अपना किसी अधिकारी को भेजता था, अपने किसी कर्मचारी को, किसी को एक नियुक्त करके भेजता था कि उस गांव में जाकर के राजस्व लाओ, तो ये भड़काता था जोत धारक, और भड़काएगा भी सही क्योंकि राजस्व की दरें ऊंची है कंपनी की तरफ से और फिर उसमें कुछ जमींदार अपनी तरफ से और ऊंचा कर देता था। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी देहाती इलाकों की। जब जमींदारी नीलाम होती थी तो अक्सर जोत धारक ही उसे खरीद लेते थे। मान लो जमींदारी नीलाम हो गई तो अब जोत धारक एक मजबूत स्थिति में आ गए और वो उसी को खरीदने का प्रयत्न करते थे, खरीद लेते थे उसको। जब जमींदार से नीलाम हो गई, जमींदारियां, जैसे हमने पीछे के अध्याय में पढ़ा कि 75% जमींदारियां स्थानांतरित हो गई, तो वो स्थानांतरित होकर के इन्हीं जोत धारकों के पास चली गई। बंगाल में ये सबसे शक्तिशाली थे, अन्य स्थानों पर इनको हवलदार, गांटीदार या मंडल बोला जाता था। तो ये किन के नाम है? ये पूरे के पूरे जोत धारों के नाम है। ये सारे के सारे किसके नाम है? जोत धारों के। तो इनको बंगाल में अच्छी स्थिति थी इनकी। जोत धारों का प्रतिरोध और पांचवी रिपोर्ट, जमींदारों की रणनीतियां। जमींदार किस तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल करते थे, पांचवी रिपोर्ट में बताया हुआ है कि पांचवी रिपोर्ट है, ये ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुई थी। इस रिपोर्ट के आधार को तथ्यात्मक रूप से अपन पढ़ रहे हैं इसको। तो जमींदार की जो रणनीतियां थी वो क्या थी? जमींदारों ने फर्जी बिक्री के अनेक हथकंडे अपनाए। अब जब मान लो इसकी जो संपदा है अगर वो नीलाम होगी तो फिर क्या करेंगे? जो ये अपनी फर्जी बिक्री निकालने के लिए पहले तो अपने नौकरों को इन तरह से करते थे और फिर भी अगर वो नीलाम होगी तो अन्य कोई रास्ता अपनाने का प्रयत्न किया। इन्होंने बताया कि बर्दवान के राजा ने जमींदारी का हिस्सा अपनी माता के नाम कर दिया और उस समय राजस्व के नियम ऐसे बने हुए थे कि उत्तराधिकार के नियम इस प्रकार बने हुए थे कि उसमें स्त्री संपत्ति सुरक्षित थी कि स्त्री की जो संपत्ति है वो नीलाम नहीं की जा सकती, ऐसे नियम बने हुए थे। तो इसने आदि क्या है वो संपदा है वो अपनी मतलब माता के नाम कर दिया। इस प्रकार अपनी जमींदारियां बचाने का काम किया इन्होंने। 1793 से 1801 के बीच 4 बड़ी जमींदारियों ने 30 लाख रुपए की बेनामी खरीदारियां की। कि बेनामी खरीदारियां मतलब खुद के नाम ना होकर किसी अन्य के नाम से 30 लाख रुपए की। और ये कब की बात है? ये 1801 की। तो 30 लाख की वैल्यू उस समय बहुत ज्यादा दिखाई गई है, बहुत ज्यादा थी, जाहिर सी बात है। कुल बिक्री का 15% जो सौदे थे वो नकली थे। कि कुल जो भी बिक्रियां होती थी, बेनामी संपत्तियां होती थी, उसमें 15% तो सीधे से मतलब नकली थे। पुराने नए रैयत हैं, पुराने जो किसान थे, नए खरीदारों को जमीन में घुसने नहीं देते थे। किसी की मान लो जो नीलाम हो गई संपदा, तो जो नए को आ गए वहां पर काश्तकार, तो उनको घुसने नहीं देते थे। वो अपने खुद के लठेत रखते थे क्योंकि स्थानीय लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। तो जो दूसरे क्षेत्र का आया हुआ है उसको वहां पर घुसना और वहां पर उसके ऊपर कब्जा पाना आसान नहीं था। पांचवी रिपोर्ट 1813 के अंदर पांचवी रिपोर्ट बनी। 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई। 1002 पृष्ठ हैं इसके अंदर। इस रिपोर्ट में 800 से ज्यादा पृष्ठ परिशिष्टों के हैं। मतलब 1002 पृष्ठ है, उसमें 802 से ज्यादा तो इसके अंदर कुछ विवादों के हैं, मतलब कुछ महत्वपूर्ण चीजों के हैं। इनमें से जमींदारों की अर्जियां, कलेक्टरों की रिपोर्ट और राजस्व विवरणियां थी। कि जमींदारों की अर्जियां,
जमींदार है वो विभिन्न प्रकार की अर्जियां लिखते थे कंपनी को, वो थी। कुछ कलेक्टर अपनी रिपोर्टों में प्रस्तुत करते थे कि इस तरह की कानून समस्याएं आती हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे माता के नाम लिख दिया, इस तरह की चीजें। तो ये सारे के सारे क्या है, कंपनी का यह रिपोर्ट कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने के उद्देश्य से लिखी गई थी। ब्रिटिश संसद में एक्चुअली वहां पर क्या हो रहा था ब्रिटेन के अंदर, कि ब्रिटेन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र कंपनी थी। जैसे हमारे भारत में हम विभिन्न प्रकार की कंपनियां, जैसे मान लो रिलायंस है, टाटा है, इस तरह की जो कंपनियां, उसी प्रकार एकमात्र कंपनी थी। और ब्रिटिश जो साम्राज्य है या ब्रिटिश संसद ने इस कंपनी को यहां पर व्यापार करने के लिए भारत, चीन मतलब पूर्वी क्षेत्र में एकाधिकार दे दिया कि वो अकेली कंपनी कर सकती है, अन्य कोई कंपनी जाएंगी नहीं। तो ब्रिटिश संसद में और ब्रिटेन के जो अन्य व्यापारी हैं सारे के सारे इस कंपनी के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे थे, और वो भी चाह रहे थे कि अधिक से अधिक हम भी उस क्षेत्र में व्यापार करके व्यापार का लाभ कमाएं। तो इसके परिणाम स्वरूप इन लोगों ने क्या किया कि ये कुप्रशासन की आलोचना करने के लिए कि कंपनी वहां पे सही नहीं कर रही है, उस कंपनी के का अधिकार खत्म करो और हमें भी वहां जाने दो, हमें भी अवसर दो। तो इस प्रकार से संसद में इसके ऊपर गर्मागर्म बहस शुरू हुई। इसलिए जमींदारी पतन का वर्णन अतिरंजित था। आधुनिक शोध भी इसकी पुष्टि करते हैं कि मतलब यह उद्देश्य से लिखी गई कि कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करे कि कंपनी का प्रशासन अच्छा नहीं है। और इसके कारण इन्होंने क्या किया कि जमींदारी जो उन लोगों ने जो व्यवस्था बनाई उस राजस्व कलेक्ट करने की, वो व्यवस्था है पूरी की पूरी है, उसका पतन हो गया। आधुनिक जो शोध है वो भी इसकी पुष्टि करते हैं, क्योंकि इसका जो एक बड़ा लंबा चौड़ा रिपोर्टों का एक मतलब बड़ा जत्था हमारे को मिला है। इनकी रिपोर्टें जो मिली है, जो वर्तमान में हम इनके जो उस समय के लिखे गए राजकीय पत्र वगैरह हैं, या इस प्रकार की जो रिपोर्ट या कलेक्टर्स की रिपोर्ट है वो, या उस समय के जो जमीनों का सर्वेक्षण वगैरह करते थे उनकी रिपोर्टें आदि जो सारी चीजें मिलती हैं, तो वो आज भी इस चीज की पुष्टि करते हैं कि ऐसी उस समय में चीजें हुई थी। अब क्या होता है कि कुदाल और हल, कुदाल और हल, कुदाल मूल रूप से पहाड़िया जाति के लिए, पहाड़िया मतलब मूल रूप से जंगल में रहने वाले, और हल का मतलब क्या है, संथालों के लिए लिया गया है, जो मूल रूप से इनका प्रतीक चिन्ह है। कुदाल मतलब एक प्रकार से अपन फावड़ा बोल सकते हैं, और हल का मतलब है जमीन, जो समतल जमीन है उसको जोतने के लिए हल इस्तेमाल करते हैं। राजमहल की पहाड़ियां, ये राजमहल की जो पहाड़ियां हैं ये कहां पर है, ये झारखंड में है वर्तमान में, और पहले कहां थी, उस समय में बिहार में थी। यहां के कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जो जंगल का क्षेत्र है, इसका विवरण करने का प्रयत्न करेंगे। राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के निवासी झूम खेती करते थे। झूम खेती कैसी होती है, पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली खेती, जो सीढ़ीदार खेती, स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं उसको, क्योंकि क्षेत्र छोटा सा होता है और उसी में उनको अपनी जो मतलब उपज, जितना खाद्य पदार्थ है उसका उपज करना होता है। तो झूम खेती, स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं। छोटा सा क्षेत्र होता है, छोटे से जंगल को साफ करके राख की पोटास, कहने का मतलब जंगल को साफ करेंगे, आग लगा देंगे उस जंगल में छोटी सी एक निर्धारित दूरी के ऊपर, और फिर जो राख वगैरह बनेगी वो पोटास के रूप में एक उपजाऊ आधार पे उसको काम में ली जाएगी। दाल, जवार, बाजरा आदि उगाते थे। और कुछ वर्षों के बाद में, जैसे मान लो ये एक थोड़ी सी क्षेत्र को बनाया, कुछ वर्षों के बाद में उस जमीन को थोड़ी देर परती छोड़ देते थे, मतलब खाली छोड़ देते थे 2-3 साल के लिए, और दूसरी जमीन को उपजाऊ इसी तरह की प्रक्रिया में लेकर के आते थे। और फिर उसके बाद में 2-3 साल छोड़ने के बाद वापिस उसमें आ जाते थे, फिर उस दूसरी जमीन को छोड़ देते थे, ताकि इससे क्या है, जंगल का भी नाश ना हो, प्राकृतिक संतुलन भी बना रहे, प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि ये जो वनवासी थे पहाड़िया, जो जंगल में रहने वाले वनवासी, या जो जंगल में रहने वाले एक प्रकार से अपन जिनको जंगल के निवासी कह सकते हैं, तो ये क्या है, प्रकृति प्रेमी हुआ करते थे, साझी संपत्ति मानते थे, जंगल को अपनी सबकी संपत्ति मानते थे, हमारी तरह नहीं करते थे तेरा मेरा, ये इनकी सबका अपना हमारा, उस आधार पर ये काम करते थे। महुआ के फूल, रेशम का कोया, रोल, काठ कोयला आदि सब चीजें जंगल से इकट्ठा करते थे, और पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे। पूरे जो प्रदेश है उसी को अपनी, पूरा प्रदेश है उसी को निजी भूमि भी मानते थे। और बाहरी लोग जो कोई इसमें आता था, चाहे वो ब्रिटिश अधिकारी हो, चाहे भारतीय मतलब विभिन्न प्रकार के व्यापारी वगैरह हो,
तो जो भी कोई उस क्षेत्र में जाता था उसका वो विरोध करते थे। मैदानी जमींदारों को, पहाड़ी मुखियाओं को खिराज देना पड़ता था, एक राजस्व है, शांति खरीदनी पड़ती थी। ये लोग क्या करते थे, जो पहाड़ियां होते थे, ये जो आसपास में जो मैदानी भाग है, जिस क्षेत्रों में जहां पे जमींदारी व्यवस्था है, उन क्षेत्रों को लूटमार करते थे। वो लूटमार के इनके कई उद्देश्य होते थे। एक तो ये क्या है, मूल रूप से जो मैदानी क्षेत्र है उसके ऊपर अपना खौफ पैदा करना चाह रहे थे, डर अपना बरकरार रखना चाह रहे थे। दूसरा ये क्या करते थे कि वहां पर जब अपने यहां पर खुद के जो जंगली क्षेत्र में अगर खाद्य फसलें कम हैं तो वहां से अचानक तैयार फसलें हैं वो लूट करके लेके आ जाते थे। तो इस आधार पर जो जमींदार होते थे वहां पर, उन जमींदारों को क्या है, आधी बार इनके जो जंगल के मुखिया हैं इनको खिराज मतलब कर दे करके राजी रखना पड़ता था। जो कबीले होते थे जंगल क्षेत्र में उनको व्यापारी पथ कर देते थे। व्यापारी होते थे वो भी, क्योंकि जंगल से व्यापार एक जगह से दूसरी जगह रास्ते होते थे, वहां पर रास्ते में लूट लेते थे ये पहाड़िया लोग, तो वो भी कर देते थे। कर देंगे तो उनका क्या है, जो जंगल क्षेत्र के रहने वाले जो कबीले का सरदार होता था उसको कर देने के बाद वो मतलब लूटने लाटने की स्थितियां नहीं करता था, सुरक्षित उनको भेजा जाता था। इस तरह की चीजें होती थी। पहाड़िया और उपनिवेशिक दमन, पहाड़िया क्षेत्र है इनका उपनिवेशिक काल में दमन करने का प्रयत्न किया गया। क्या किया गया इसमें कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में स्थायी कृषि का विस्तार होने से जंगल और चारागाह सिकुड़ने लगे, क्योंकि राजस्व जो जमींदार होते थे वो अपने राजस्व क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयत्न लगातार करते रहते थे। तो जो पास में जो जंगल लगता था उसको भी वो अपने राजस्व क्षेत्र में लेने का निरंतर प्रयत्न करते रहते थे। तो धीरे धीरे जो जमींदार हैं वो जंगल की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे थे, तो इनका क्षेत्र है वो सिकुड़ता हुआ कम होता जा रहा था। अंग्रेजों ने जंगल की कटाई को भी प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, राजस्व अधिक से अधिक हो ताकि कंपनी को लाभ अधिक से अधिक हो, ताकि ब्रिटेन को आर्थिक लाभ अधिक से अधिक हो। मूल रूप तो उनको अधिक से अधिक लाभ ही था। राजस्व, निर्यात, फसल और स्थायी समाज के लिए वो चाह रहे थे कि एक तो राजस्व अधिक से अधिक हो, एक चीजें हैं यहां से, क्योंकि जंगलों की कटाई करने का मतलब है इमारती लकड़ी वगैरह, औषधि लकड़ी वगैरह, ये सारी चीजें मिले, धात्विक खनिज वगैरह, तो ये यहां से ज्यादा अच्छी जो क्वालिटी की चीजें ब्रिटेन भेजी जा सके। फसल और स्थायी समाज, फसल ज्यादा से ज्यादा हो ताकि राजस्व बढ़े और स्थायी समाज का निवास हो, जिससे क्या जंगली जो जंगल में रहने वाले मतलब जंगलों के अंदर जो हैं वो लोग क्या है, सामाजिक जो मुख्य धारा के समाज के साथ जुड़ने का प्रयत्न करें। तो इस तरह की प्रक्रिया 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों को निर्मूल करने के लिए, मतलब मूल रूप से उनको खत्म करने के लिए जो क्रूर नीति अपनाई, शिकार और संहार, मतलब जो भी पहाड़िया कोई मिले उनको मारने लग गए, संहार करने लग गए, इनका ये नीति अपनाई। 1780 के दशक में इन लोगों ने अकेला जो भागलपुर है, भागलपुर का जो कलेक्टर है कौन था, ऑगस्टस क्लीवलैंड। ऑगस्टस क्लीवलैंड ने एक नई नीति अपनाई जिसको शांति की नीति बोलते हैं। इन्होंने क्या किया कि जंगल के जो पहाड़ियां हैं उनके मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देना शुरू किया। पहाड़िया के जो सरदार हैं उनको वार्षिक भत्ता देना शुरू किया, उनको बुलाया और उनको बोला कि हम आपको सालाना एक राशि देंगे, आप हमारे साथ मिलो और हमारे अनुसार काम करो। अब वो ऐसा एक लोभ में डाल लिया उनको, तो जिन जो कोई इस कबीलों के जो सरदार हैं वो इनसे मिल गए, उन्होंने अपने मूल रूप से अपनी जमीनें या अपना क्षेत्र खो दिया। साथ में ये जो क्लीवलैंड है, ऑगस्टस क्लीवलैंड, इसने जो मुखियाओं को वार्षिक भत्ता दिया वो इसलिए भी दिया था कि आपके जो जंगल के अंदर रहने वाले आपके कबीले के लोग हैं उनकी मतलब जो दैनिक नीतियां हैं, उनके व्यवहार हैं, आचार हैं, संस्कार हैं, इनको भी सुधारो, मतलब सुधार करने के लिए भी दिया कि इनकी जो मतलब कार्यशैली है, भाई जंगल में रहने वाला कार्यशैली समाज के अनुकूल तो नहीं होगी, प्रतिकूल ही होगी, तो इनको सुधारने के लिए भी। अधिकांश मुखियाओं ने मना किया और जिन्होंने इस चीज को स्वीकारा वे अपनी सत्ता खो बैठे। कुछ ने मतलब माना तो वो सत्ता ही खो बैठे। सत्ता खो बैठे क्या है कि ये पहाड़िया लोगों ने उनका विरोध कर दिया, कबीलों को हटा दिया वहां से, या फिर उन्होंने अपना क्षेत्र खो दिया, ऐसी चीजें। 1810 और 11 के मध्य बुकानन, फ्रांसीसी बुकानन, उसने यात्रा के समय पहाड़िया लोग हैं पहाड़ों के भीतर चले गए, संदेह और अविश्वास के कारण संथालों के आगमन से वे और पीछे धकेले गए।
तो कहने का मतलब जब बुकानन यात्रा करने निकला तो जब पहाड़िया लोगों से उसका सामना हुआ तो पहाड़िया लोग उससे बात करने को तैयार नहीं थे। वो उसको संदेह की नजर से देखते थे। उनको पता था कि ये आए हैं अंग्रेज यहां से तो हमारी जो प्राकृतिक अस्तित्व है उसको खत्म करेंगे लोग। तो उससे बात नहीं करते थे, उससे डर करके और अंदर की तरफ चले गए। और साथ में क्या होता है, फिर संथालों को लेकर के आए ये लोग। अंग्रेज जमींदार हैं, वो बंगाल के मूल रूप से रहने वाली एक विशेष प्रकार की जाति, जिसका मतलब एक ऐसी जाति थी जो मूल रूप से जंगलों को एक तरफ से साफ करती हुई आगे बढ़ती हुई जाने वाली, तेजी से उसको काश्तकारी क्षेत्र में परिवर्तन करने वाली। तो ऐसी जाति को ये लेकर के क्या है, संथालों का आगमन हुआ और वो पीछे और पीछे धकेले गए। कुदाल का मतलब है पहाड़िया जीवन का प्रतीक और हल का मतलब है संथालों की शक्ति का प्रतीक। और इन दोनों के मध्य लंबे समय तक क्या है, संघर्ष चलता रहा। संथाल आगवा बस्ती, आगवा बासिंदे और दामिन एको। दामिन एको का मतलब है कि ऐसा निश्चित क्षेत्र दे दिया गया इनको संथालों को कि तुम्हारे को ये जो क्षेत्र है इसको दामिन एको है। मतलब मान लो 1000 बीघा जमीन दे दी इनको, जंगल की, पूरी जंगल के रूप में है वो, जिसमें काश्तकारी नहीं होती, राजमहल की पहाड़ियों में है। तो उस क्षेत्र को दामिन एको घोषित कर दिया और इनको ये बोल दिया कि ये जो 1000 बीघा है इसका 10% भाग है, वो आगामी 10 वर्षों में आपको काश्तकारी में लेकर के आना है। मान लो पूरी पहाड़ियां हैं तो उनको काट करके मैदानी बनानी पड़ेंगी और 10% लेकर के आनी पड़ेंगी आपको, तो फिर ये क्षेत्र पूरा आपको अधिकृत किया जाता है। तो ऐसे करके दामिन एको। संथालों का आगमन, संथाल 1780 के दशक में बंगाल से आने लगे। जमींदार उन्हें नई भूमि तैयार करने के लिए भाड़े पर रखते थे कि नई भूमि के लिए एक प्रकार के मजदूरी पर लेकर के आते थे। एक विशेष जाति थी संथाल। 1832 तक दामिन एको के रूप में बड़े इलाके संथालों को भूमि घोषित कर दी कि एक बहुत बड़ा इलाका है, वो इनको इनकी भूमि के रूप में दे दिया। और शर्त क्या रखी इन्होंने कि 10 वर्षों में कम से कम 10वां भाग जमीन का साफ करके जोतना होगा, ऐसी स्थिति कर दी। तो उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, दामिन एको, कि 10 वर्षों में जो निर्धारित क्षेत्र घोषित किया हुआ है उसका 10वां भाग है वो जोतने योग्य करना होगा। इन्होंने तीव्र विस्तार किया संथालों ने। पहाड़ियों के और संथालों के मध्य संघर्ष चलता रहा और संथाल संख्या में बहुत ज्यादा थे और पहाड़िया जो एक प्रकार से मूल रूप से हमारा कोई जैसे सामान्य बुकानन भी गया तो भी डर के अंदर भाग जाते थे वो। तो जब ये तेजी से आए तो वो लोग बेचारे पीछे हटते चले गए। संघर्ष भी हुआ इनके मध्य। 1838 में 40 गांव संथालों के थे और 1851 तक 12-13 सालों के अंदर ही 1473 गांव हैं वो संथालों ने बसा लिए। कितना तेजी से इन्होंने विकसित किया, मतलब उस क्षेत्र को कितना तेजी से वो गए। जनसंख्या वो 3000 से बढ़कर 82,000 पहुंच गई। जहां 1838 में 3000 संथाल लोग आए थे वो 1851 तक 82,000 से ज्यादा पहुंच गए। लेकिन सरकार भारी कर, साहूकारी उच्च ब्याज के ऊपर, साहूकार को दिक्कू कहा जाता था, जमींदार दामिन पर दावा करने लगे। जमींदार है वो जो दामिन का क्षेत्र दिया हुआ था, दामिन एको का क्षेत्र, इस पर क्या करने लगे, जो जमींदार हैं वो इसके ऊपर दावा करने लगे। 1855-56 में संथालों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि संथाल क्या है, संख्या में बहुत ज्यादा हो गए। और साथ में इन लोगों ने जो दामिन एको का एक ऐसा क्षेत्र जो मूल रूप से एक प्रकार का पूरा जंगल है, और उनको तेजी से इन लोगों ने क्या विकसित किया। और जैसे ही वो क्षेत्र विकसित होता, जमींदार उसको अपने हिस्से में शामिल कर लेता ताकि उसका जमींदारी बढ़ जाए, उसका ताकि राजस्व बढ़ जाए। तो जब ये तेजी से घटना घटने लगी तो संथाल क्या है 1855-56 में विद्रोह करने लगे। तत्पश्चात भागलपुर और वीरभूम में 5500 वर्ग मील से लेकर संथाल प्रगना है वो बनाया गया, कि संथालों का एक प्रगना बना दिया गया। और संथालों ने जो विद्रोह किया था, इसका जो नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू और कान्हू, इनके 2 नेता हुआ करते थे। इन दोनों ने क्या किया, इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों से लड़ पड़े ये लोग। लंबे समय तक संथाल आंदोलन चलता रहा। कब हुआ, 1855-56 के अंदर संथालों का विद्रोह हुआ। ये मूल रूप से जमींदारों के खिलाफ था और बाद में लड़ते लड़ते अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे, क्योंकि व्यवस्था तो अंग्रेजों के द्वारा संचालित की गई थी। बुकानन का विवरण,
जो बुकानन एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने एक आलोचनात्मक दृष्टि से उसका जो विवरण दिया गया है कि फ्रांसीसी बुकानन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, नक्शा नवीस था, नक्शा बनाता था, सर्वेक्षक था, सर्वे करता था, कुलियों के बड़े दल के साथ यात्रा करता था, एक बड़ा दल रखता था अपने साथ काम करने वालों का, ताकि वो अच्छा सा सर्वे कर सके। क्योंकि जिस भी क्षेत्र में सर्वे करता था, जिस भी क्षेत्र में जिन चीजों को जानने का प्रयत्न करता था, उसको गहराई से देखता था। मान लो इसको किसी भी क्षेत्र का, जैसे राजमहल की पहाड़ियों का या जंगल का या पहाड़िया क्षेत्र का एक सर्वे करने के लिए भेजा कि वहां पर कंपनी को क्या मतलब कृषि से संबंधित क्या चीजें हैं, तो ये कृषि में फसल कौन सी हो सकती है अधिकाधिक, साथ में यहां पर धात्विक खनिज कौन से मिल सकते हैं, साथ में यहां पर अन्य कौन कौन से और विकल्प हैं, पर्यटन का क्षेत्र, साथ में यहां पर कौन सी नई चीज बन सकती है। तो सारे पूरे के पूरी चीजें का क्या है, ये सभी चीजों का मतलब गहनता से अध्ययन करता था और फिर कंपनी को अधिक से अधिक लाभ करने के लिए ये मतलब इस तरह की जो अपना विवरण देता था। उसे हिदायत थी कि क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है। कंपनी को प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी चाहिए, मतलब सारी चीजें आपको पूर्ण रूप से प्राकृतिक की, उस जिस क्षेत्र में आपने सर्वे किया है वहां राजस्व की स्थिति क्या हो सकती है, वहां कर प्राकृतिक संसाधन पेड़ पौधे या धात्विक खनिज वगैरह की स्थितियां क्या है, उससे कितना लाभ मिल सकता है, साथ में भविष्य में उनमें वहां पर क्या बस्तियां बसाई जा सकती हैं, क्या कितना क्या, मतलब वो सारी की सारी चीजें क्या है वो देना पड़ता था। खनिज खोज, लौह खनिज, अभ्रक, ग्रेनाइट, सालपीटर आदि सब चीजें इन्होंने उस समय में अपने उद्धरण में मूल्यवान बताई। कृषि विस्तार की दृष्टि के बारे में बताया कि जंगलों को कृषि भूमि में बदलने का समर्थन किया इन्होंने। स्थानीय निवासियों की जीवन शैली का आलोचना की इन्होंने कहा कि वहां के जो पहाड़िया लोग हैं वो एक सलीके से जीवन नहीं जीते हैं, तो उसकी आलोचना की इन्होंने। पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया इन्होंने। अपनी प्राथमिकताएं कंपनी के वाणिज्यिक सरोकारों के पाश्चात्य प्रगति की विचारधारा से निर्धारित होती थी कि इसने जो भी सर्वेक्षण वगैरह किया वो कंपनी के हितों को ध्यान में रख करके किया, कंपनी की वास्तविकताओं को ज्यादा से ज्यादा इन्होंने प्राथमिकता दी। आगे क्या होता है, देहात में विद्रोह, आम जनता विद्रोह करना शुरू कर दिया। वो कैसे विद्रोह करेगी, बंबई और दक्कन का क्षेत्र 1875 में क्या होता है घटना, सुप्पा जो मूल रूप से पुन्ना महाराष्ट्र पुन्ना जिले का एक गांव था, बड़ा एक मतलब कृषि मंडी विपणन केंद्र था। विपणन केंद्र का मतलब होता है कृषि मंडी, कृषि मंडी थी बड़ी एक। उसके अंदर क्या है, रैयत मतलब किसान, रैयत मतलब किसान। इन्होंने क्या किया, 12 मई 1875 को पुन्ना के गांव सुप्पा है, इसके विपणन केंद्र में रैयत इकट्ठे हुए, किसान बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए, और जो साहूकार थे वहां पर जो इनकी फसलों को खरीदते थे या ब्याज के ऊपर इनको रुपया देते थे, उनके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, हमला कर दिया, उनके बही खाते जला दिए रैयतों ने, किसानों ने, क्योंकि अधिक क्या है, इनको राजस्व ज्यादा था, किसानों की मूल रूप से आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब थी, आधी बार इनको क्या है मतलब कर्ज पर ही रहना पड़ता था, और ये लोग इनको कर्ज के जाल में फंसा लेते थे, इनकी जमीनों के दस्तावेज रख लेते थे, साथ में बहियों के अंदर इनके जो मूल राशि है उनका ब्याज पे ब्याज, ब्याज के ब्याज, ऐसे करके इनकी राशियां बहुत ज्यादा बढ़ा लेते थे। तो ये कभी भी न निकलने वाली जर्जर स्थिति में रहते थे, रैयत थे वो, कि कभी भी वो उस स्थिति से बाहर निकल ही नहीं सकते थे, ऐसी व्यवस्था। तो इन्होंने क्या है, विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। अनाज की दुकानें हैं उनको लूट लिया गया, घरों में आग लगा दी गई, साहूकारों के घरों में। पुन्ना से अहमदाबाद तक फैल गया ये। 2 महीनों में ही 6500 वर्ग किलोमीटर और 30 से अधिक गांव प्रभावित हुए। इसमें लगभग 95 लोग गिरफ्तार हुए इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया। तो मूल रूप से क्या है, ये दक्कन विद्रोह है। प्रश्न आता है 12वीं क्लास, दक्कन विद्रोह। तो क्या आपको पुन्ना 12 मई 1875, गांव सुप्पा, विपणन केंद्र, रैयत इकट्ठे हुए, साहूकारों के खिलाफ, उनकी दुकानें जला दी गई, बही खाते जला दिए गए। कारण क्या था, उनके द्वारा अधिक से अधिक ऋण के ऊपर ऋण की राशि बहुत ज्यादा, साथ में रैयतों की स्थिति है वो सामान्य नहीं थी। ये सारी की सारी चीजें इसमें बताने का प्रयत्न किया गया है। विद्रोह का स्वरूप कैसा था, सर्वत्र एक समान
जो लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला वो विद्रोह पूरा का पूरा एक समान था और क्या था, साहूकारों के खिलाफ ही था। उनके बही खाते और रणबंध नष्ट कर दिए गए। साहूकार गांव छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। ब्रिटिश अधिकारियों को 1857 की क्रांति याद आई। जब यह घटना 1875 में हुई तो ब्रिटिश जो अधिकारी हैं उनको 1857 की जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है, गौरवपूर्ण इतिहास का एक पक्ष है, वो याद आया कि इसका मतलब ये लोग अब धीरे धीरे क्रांति के स्वरूप में धीरे धीरे अपने अधिकारों के लिए जाग रहे हैं। तो वो उनको याद आया और उन्होंने क्या किया, तेजी से इसको दबाने का प्रयत्न किया। पुलिस थाने स्थापित किए, सेनाएं बुलाई गई तत्काल, और 16 मई 1875 को पुन्ना के मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दी कि एक साहूकार का घर जला है, 25,000 रुपए की हानि हुई है, और साहूकारों का दावा था कि 1 लाख रुपए से भी अधिक मतलब हानि हुई है। कहने का मतलब उस समय में ये बताने का प्रयत्न किया, रिपोर्ट छपी, कम करके दिखाया गया ताकि विद्रोह और ना भड़के, और तत्काल सेना और पुलिस वगैरह बुलाई गई, थाने वगैरह स्थापित किए गए, नियंत्रण किया गया इसके ऊपर। फिर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। विद्रोह के कारणों को समझने के लिए दक्कन दंगा आयोग बैठाया गया, एक कमेटी बैठाई गई 5-6 सदस्यों की, और वो इसकी रिपोर्ट देगी, जिसकी रिपोर्ट 1878 में 3 वर्ष के बाद है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद के अंदर क्या है, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुई है। रैयतवाड़ी व्यवस्था और किसान का कर्ज। देखो, मूल रूप से राजस्व की 3 व्यवस्थाएं हैं, राजस्व की 3 व्यवस्थाएं हैं, राजस्व और इसकी 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? इस्तेमरारी, जिसको अपन ने पढ़ लिया, या जिसको अपन स्थायी बंदोबस्त बोल सकते हैं, ओब्लिक स्थायी। दूसरी व्यवस्था कौन सी है? रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। और तीसरी व्यवस्था कौन सी है? महालवाड़ी। अंग्रेजों ने क्या है, ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं तात्कालिक अपने क्षेत्र में राजस्व की 3 व्यवस्थाएं लागू की थी भारत के अपने जो ब्रिटिश प्रांतों में, जिन जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार था विभिन्न विभिन्न समय में। तो इस्तेमरारी बंदोबस्त को तो अपन ने पढ़ लिया चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 के अंदर। और वहीं रैयतवाड़ी है, वो इनका अधिकारी का नाम है कैप्टन रीड, जिसने 1792 में शुरू की थी। मूल रूप से तो 1792 में इन्होंने जो मतलब तमिलनाडु का मालाबार क्षेत्र है उसमें लागू की थी, और फिर क्या है 1820 तक आते आते पूरे मद्रास में लागू कर दी गई। और महालवाड़ी व्यवस्था है, ये इन्होंने कहां लागू की? पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर प्रांत। और व्यवस्थाएं क्या हैं इसमें आपने देख लिया होगा कि एक जमींदार को पूरा का पूरा राजस्व लेने का मतलब कर दिया गया। और इसमें क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है, रैयत मतलब किसान खुद अपना जाकर के राजस्व कंपनी के कार्यालय में जमा करेगा, कलेक्टर ऑफिस में जमा करेगा। प्रत्येक किसान को जाना होगा, प्रत्येक किसान खुद जाकर के करेगा। मतलब सरकार के साथ संबंध किसका हो गया? सीधा किसान का। और यहां पर कौन था? जमींदार। किसान को सरकार जानती नहीं, मतलब ब्रिटिश सरकार है या ब्रिटिश उपनिवेश की जो मतलब अधिकारी हैं, उनको किसान से कोई लेना देना नहीं था। और यहां अन्य कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा वो किसान जाकर के अपना जितना निर्धारित राजस्व होगा वो जमा करेगा। और महालवाड़ी में क्या है, इसमें अब जैसे रैयत में सीधा कौन करेगा? किसान। और इस स्थायी बंदोबस्त के अंदर कौन करेगा? जमींदार। और महालवाड़ी में कौन करेगा? गांव का मुखिया। गांव का मुखिया पूरे पूरे गांव की, महाल का मतलब गांव होता है, तो गांव का जो मुखिया है मतलब जानी सरपंच लगा लो, जो सरपंच माननीय सरपंच प्रतिनिधि होता है, वो गांव का क्या करेगा? पूरा का पूरा राजस्व जाके कंपनी में जमा करेगा। और ये मूल रूप से बंगाल के क्षेत्र में, ये मद्रास के क्षेत्र में, और ये पंजाब, मध्य प्रांत, उत्तर प्रांत आदि क्षेत्रों के अंदर इस तरह से। फिर इनकी अनेक प्रकार की ये है कि इसमें राजस्व कितना था, इनमें राजस्व कितना था, इसमें 66% था, इसमें 35 से 55% था, और इसमें लगभग 90% था राजस्व। तो ये इस प्रकार से। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब ये दूसरी वाली व्यवस्था जिसमें किसानों का सीधा संबंध है। किसान का कर्ज, इस्तेमरारी बंदोबस्त बंगाल के बाहर
बिरले ही लागू हुआ, मतलब लागू नहीं हुआ। 1810 के बाद कीमतें बढ़ने से बंगाल के जमींदारों की आय बढ़ी, कंपनी उसमें हिस्सा नहीं मांग सकती थी। बंगाल के जमींदारों की 1810 में आय बढ़ी, लेकिन कंपनी ने तो फिक्स कर रखा था रैयतवाड़ी उसके अंदर इस्तेमारी बंदोबस्त में या स्थायी बंदोबस्त के अनुसार कितना ही राजस्व लेगा। वो बड़ा का बड़ा प्रॉफिट किसको मिला? जमींदारों को। अतः नए प्रदेशों में नई राजस्व प्रणाली लागू हुई। कंपनी को लगा कि यार इसका लाभ तो कंपनी को नहीं मिला, जमींदार ने उठा लिया। तब इन्होंने क्या किया कि नई व्यवस्था लागू की जाए। तो नई व्यवस्था का मतलब अब जमींदारों को हटाया जाए। तब इन्होंने जो नई व्यवस्था, जो नई राजस्व व्यवस्था लागू की, इसको क्या बोला गया? रैयतवाड़ी। डेविड रिकार्डो के विचार से प्रभावित अधिकारियों ने बंबई, दक्कन में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। बंबई और दक्कन, शुरुआत में मद्रास के, मालाबार और फिर पूरे मद्रास में। और जो बंबई और दक्कन है ये भी पूरा का पूरा मद्रास के अंदर अधीन में आता था उस समय में, दक्कन का पूरा क्षेत्र, तो पूरे मद्रास क्षेत्र में लागू हो गई। मद्रास जो इनका जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन में आता था। ये दोनों के दोनों क्षेत्र किसके अधीन में आते थे? मद्रास प्रेसिडेंसी के। प्रेसिडेंसी के अधीन आते थे। तो कहने का मतलब ये मद्रास में लागू हुआ। 1820 के दशक में पहला राजस्व बंदोबस्त। मांग इतनी अधिक कि किसान गांव छोड़ने लगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था तो मूल रूप से तो 1792 में शुरू की, लेकिन 1792 में कहां? तमिलनाडु के मालाबार क्षेत्र में। लेकिन उसके बाद में इन्होंने क्या की? 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई और दक्कन, तो मांग ज्यादा रख दी इन्होंने, अधिक थी कि किसान गांव छोड़ने लगे। दूसरा, 1832 से 34 के बीच कृषि कीमतों में गिरावट आई, अकाल पड़ा, दक्कन की 1/3 पशुधन और आदि मानव जाति नष्ट हो गई। यह भी बड़ा प्रभाव पड़ा। 20 में लागू किया, 10 साल के बाद ऐसी स्थिति आई, वो भी नकारात्मक रही, कंपनी के लिए भी, वहां की जनता के लिए भी। तीसरा, 1840 के दशक में अधिकारियों ने स्वीकार करना पड़ा। 1840 के दशक में अधिकारियों ने स्वीकार किया कि हमारे द्वारा जो राजस्व लगाया गया वो वास्तव में ज्यादा था, इतना नहीं लगाना चाहिए था। परिणाम स्वरूप 1845 के बाद में क्या किया? कीमतें बढ़ी, कृषि विस्तार हुआ और इस पर ऋणदाताओं पर निर्भरता है वो बढ़ गई। कृषि का विस्तार हुआ और जो रैयत थे, बड़े बड़े किसान थे, उन लोगों ने क्या किया? बड़ा बड़ा ऋण लेकर के अपनी जो रैयत है, जो किसान है, मतलब अपनी जो कृषि का जो क्षेत्र है, खेत वगैरह है, उनको तकनीक के आधार पर अच्छा करने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, तो मूल रूप से इसमें क्या है? राजस्व की 3 व्यवस्थाएं हैं, इस्तेमारी, रैयत और महालवाड़ी। महालवाड़ी में गांव का मुखिया, रैयत में सीधा खुद किसान करता था, इस्तेमारी में जमींदार करता था इकट्ठा। ठीक। कपास की तेजी इस समय में क्या? दक्कन मूल रूप से पठारी भाग, काली मतलब मिट्टी है वो वहां की काली, कपास बहुत ज्यादा होता था। तो उस क्षेत्र में क्या है कि कपास की तेजी, अमेरिका गृह युद्ध का प्रभाव क्या होता है कि 1860 से पहले 3/4 कपास अमेरिका से आती थी। 3/4 मतलब लगभग 75% कपास है ब्रिटेन में, वो अमेरिका से आती थी। और वहां पर 1857 में कपास आपूर्ति संघ और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनियां बनी। 2 कंपनियों का निर्माण हुआ, एक संघ बना और एक कंपनी। 1861 में क्या घटना होती कि अमेरिका का गृह युद्ध शुरू हो जाता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित। तो वहां पर गृह युद्ध शुरू हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में। तो उसमें क्या होता है कि आयात 20 लाख गांठों से घटकर 55,000 हो गई। मतलब जो कपास जाता था, कपास निर्यात में, मतलब जो कपास अमेरिका से निर्यात किया जाता था, कपास निर्यात में 95% कमी आ गई। मतलब पूरा ही कमी आ गई, 95% का मतलब। 1862 तक ब्रिटेन के कुल कपास आयात का 90% भारत से आने लगा। अब ब्रिटेन में तो मैनचेस्टर के अंदर कपड़ा बुरी तरह से बन रहा था, वहां पर तो कपास तत्काल चाहिए। तो क्या किया गया कि भाई भारत को बोला गया कि अब तत्काल, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको बोला गया कि कपास भारत से तत्काल भिजवावें, भाई कपास ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति करे।
यहां पर कपास को बढ़ाने के लिए 1860 से 64 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ दोगुने हो गए, जो क्षेत्र है वो डबल हो गया क्योंकि इनको प्रोत्साहन मिलने लगा। दक्कन के रैयतों को प्रति एकड़ 100 रुपए अग्रिम राशि मिलने लगी कि यहां दक्कन के अंदर जितने भी जो रैयत थे, किसान थे, उनको कपास बिक्री के लिए, कपास उगाने के लिए 100 रुपए अग्रिम मिलने लग गए, मतलब एक अच्छी राशि मिलने लग गई। वो प्रोत्साहित हुए, भाई पहले एडवांस मिल रहा है, बाद में बिक्री होगा, प्रोत्साहित हुए। बैलगाड़ियों से परिवहन, मतलब बैलगाड़ियों के अंदर मतलब कपास के बोरे भर भर करके बंदरगाहों तक पहुंचने लगे। नदी मार्गों के अंदर परिवहन, नदी मार्गों से रेलवे का निर्माण किया जाने लगा इसी समय, क्योंकि ये बात 1861 1853 में भारत में पहली बार मुंबई से थाने तक के लिए ट्रेन चली और फिर अनेक प्रकार के जगह के ऊपर, ताकि उनका व्यापार है वो निर्बाध आगे चलता रहे। तो इस तरह की चीजें हुई। ऋण का स्रोत सूख गया। ऋण का स्रोत, जो उनको 100 रुपए एडवांस दिया जाता था और साथ में जो बिचौलिए थे, जो मध्यस्थ थे, जो साहूकार वगैरह थे, जिन्होंने कपास को उगाने के लिए किसानों को बड़ा बड़ा ऋण दे रहे थे ताकि इनका एक अच्छा सा लाभ कमाया जा सके, व्यापारिक गतिविधियां की जा सके, वो क्या है, वो उल्टा पड़ गया। क्योंकि 1865 के बाद क्या होता है, अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो गया, वहां से कपास उत्पादन फिर से शुरू हो गया और ब्रिटेन को जाना लगा। भारतीय कपास की मांग है वो नीचे आ गई, गिरावट आ गई। साहूकारों ने दीर्घकालिक ऋण बंद कर दिए। जहां साहूकार पहले तो कपास को एक अच्छा अवसर मानते थे और अवसर के आधार पर कपास को अधिक से अधिक, कपास के जो किसान हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वो ऋण दे रहे थे, तो वो ऋण अभी बंद कर दिया। ऋण बंद करने के बाद अग्रिम राशियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जो 100 रुपए एडवांस दे रहे थे प्रति बीघा, प्रति एकड़, वो भी बंद कर दिया। नए राजस्व बंदोबस्त ने मांग 50 से 100% तक बढ़ा दी गई और नए राजस्व की स्थिति है इस समय में क्या है, 1860 में दोबारा राजस्व की नई प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि 1845 में राजस्व हुआ था, 20 वर्षों बाद दोबारा राजस्व, और राजस्व आया तो राजस्व, नया राजस्व और बढ़ करके आ गया, कंपनी ने और अधिक बढ़ा करके प्रदर्शित किया। रैयत यानी किसान है, ऋण मांगने गए और ऋणदाताओं ने मना कर दिया, तो किसान है वो बुरी तरह प्रभावित हुए। किसानों को ना तो कपास खरीदने वाला मिला कोई, ना फिर उनको कोई ऋण देने वाला मिला, साथ में उनके राजस्व और बढ़ गए, मतलब उनका कर बहुत ज्यादा चुकाना था। तो एकदम से तीन प्रकार के संकट आ गए। तो इस प्रकार से नकारात्मक स्थिति हुई। साथ में इस समय में क्या हुआ कि अनेक प्रकार के जो ऋण देने वाले हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा किसानों के साथ शोषण किया। प्रथागत या परंपरागत मानक का उल्लंघन किया गया। पुरानी परंपरा के अंदर क्या है, जो ब्याज है वो मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में ब्याज है वो मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए। ये एक प्रथा है कि अगर आपने 100 रुपए मान लो मूलधन दिया है तो आप 200 रुपए ब्याज नहीं ले सकते उसका, या 110 रुपए ब्याज नहीं ले सकते। 100 से नीचे ही रहना चाहिए, चाहे मतलब एक सामान्य मतलब माना गया। दक्कन दंगा आयोग में एक मामले में 100 रुपए, किसी ने 100 रुपए मूलधन किसी को साहूकार ने ऋण दिया था और उसका ब्याज है वो 2000 से अधिक था। अब 100 रुपए मूलधन और 2000 उसका ब्याज हो गया, क्या कभी वो चुका पाएगा? पहली बात तो 100 रुपए लिया, मूलधन छोटा सा है, आज तो छोटा सा है लेकिन उस समय बड़ी राशि, लेकिन उसका ब्याज 2000 हो गया, संभवतः कभी नहीं चुका पाएगा। क्योंकि ब्याज पे लेता कौन है? जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी माली होती है, कमजोर होती है। तो फिर ऐसी स्थितियां 1859 का परिसीमन कानून बना, जिनमें ऋण पत्र है 3 वर्ष के लिए मान्य कर दिए गए कि अगर आपने किसी को ब्याज के ऊपर रुपए दिए हैं और बही में कुछ लिखा है तो 3 वर्ष तक तो आप उससे ले सकते हैं। जो भी ब्याज राशि वगैरह बन रही है वो भी मूलधन से ऊपर नहीं होगी, और उसके बाद इससे अगर कोई पुराना मामला है तो वो रद्द कर दिए जाएंगे। उसमें आपको सिर्फ मूलधन ही मिलेगा, ब्याज वगैरह नहीं मिलेगा। ऐसे एक कानून लागू किया गया। ऋणदाताओं ने हर तीसरे साल नया बंद पत्र भरवाकर इसे अपने पक्ष में कर लिया। कि ऋणदाता क्या करते थे, जैसे मान लो 100 रुपए उन्होंने कर्जा दिया और 3 वर्ष तक उसने नहीं चुकाया, तो मान लो ब्याज की राशि 30 रुपए हो गई तो 130 हो गई, तो 3 वर्षों के बाद
वो उस ऋणपत्र को दोबारा रिन्यू करवा दिया और 30 जोड़ करके अब ऋणपत्र 130 रुपए का कर दिया। फिर दोबारा 3 साल होगी तो वो पूरा ब्याज जोड़ करके ऋणपत्र 200 रुपए का कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, ऋणपत्र है वो मूल रूप से उनके द्वारा भरवा लिया गया। रेतों को भाड़ा पत्र लिखना पड़ा, अपने ही पशुओं के लिए किराया चुकाना पड़ता था, ऐसी स्थितियां थी। एक साहूकार ने लिखा है उस समय में कि साहूकार, एक मतलब किसान ने लिखा है रैयत ने कि साहूकार लोग काफी दिनों तक हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हमसे जो कीमतें मांगी जाती है वह नगद कीमतें चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा 25 से 50% अधिक होती है। मीर गांव के एक किसान है, रैयत है, उसकी अर्जी दक्कन दंगा आयोग के सामने गई, जिसको उन्होंने इस चीज का उद्धरण किया है। इसका दक्कन दंगा आयोग 12 मई 1875 को जो दक्कन दंगा हुआ उसकी जो रिपोर्ट है वो मूल रूप से 1878 मतलब 3 साल के बाद में प्रस्तुत हुई। विद्रोह फैलने पर भारत सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने 1857 की याद से चिंतित हुई। बंबई सरकार पर दबाव डाला गया। आयोग ने दक्कन पीड़ित लोगों जिलों की जांच की, रैयत और साहूकारों के बयान लिए गए, स्टेटमेंट्स लिए गए, राजस्व दर, ब्याज के आंकड़े इकट्ठे किए गए और पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुई। इस पाठ की राजस्व व्यवस्था, 5वीं रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग, दक्कन दंगा, ये 3-4 चीजें जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा उपयोगी है। बुकानन का विवरण, साथ में संथाल और मतलब पहाड़िया, इनके बारे में, दामिने को, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अपने को इस पाठ के लिए मतलब ज्यादा गहराई देनी है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुई। आयोग का निष्कर्ष निकाला कि आयोग ने क्या निष्कर्ष निकाला कि सरकारी राजस्व मांग विद्रोह का कारण नहीं थी। मतलब लिपापोती करने का प्रयत्न किया इन्होंने कि राजस्व ज्यादा होना यह मूल कारण नहीं था इस विद्रोह का। उन्होंने क्या बताया, सारा का सारा दोष साहूकारों का है, यह उपनिवेशिक सरकार की अपनी जिम्मेदारी से बचने की। उन्होंने सारा का सारा दोष साहूकारों पर डाल दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि राजस्व, एक किसान को साहूकार के पास जाने की स्थिति कब पैदा हुई, जब उसके पास राजस्व बहुत ज्यादा है कंपनी का, जब वो अपनी जमीन के ऊपर राजस्व ज्यादा चुका पा रहा है तो बचत ही नहीं हो पा रही। जब बचत नहीं हो पा रही तो वो कहां से उसके पास पैसा बचेगा, फिर तो वो किसी न किसी साहूकार के पास, किसी न किसी सूदखोर के पास, ब्याजखोर के पास जाना ही पड़ेगा उसको। तो पहला जो प्राथमिक कारण है कि राजस्व कर ज्यादा है, उसको तो इन्होंने गौण कर दिया और दूसरा साहूकारों के ऊपर कर दिया। बल्कि बड़ा कारण तो वही है, अगर कंपनी मूल जो उत्पादन है, आय है, आमदनी है, उसके ऊपर अगर निर्धारित छोटा राजस्व रखे तो ये दिक्कत ही नहीं आएगी। स्रोतों की सीमाएं, जो भी चीजें मिली, सरकारी रिपोर्टें बहुमूल्य हैं, सरकारी सरोकार प्रतिबिंबित करती हैं, समाचार पत्र, गैर सरकारी वृत्तांत, विधिक अभिलेख, मौखिक स्रोत आदि को मिलाकर के सारी चीजों को जब जानने से सारी चीजों का तथ्यात्मक अध्ययन और सारा समझ, स्पष्ट विवरण हमारे पास आता है। कालक्रम 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में। 1764 बक्सर युद्ध के पश्चात, मतलब दीवानी मतलब राजस्व, दीवानी का मतलब होता है राजस्व, ये प्राप्त हुआ। 1773 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेशन, कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए 1773 में क्या करके आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट, ताकि कंपनी के कार्यों को रेगुलेट किया जा सके, उनको मतलब उसके ऊपर एक प्रकार का उसको अच्छे से किया जा सके, उसके जो कार्य प्रणाली है उनको सुधारा जा सके। 1784 के अंदर दूसरा क्या होता है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट आता है। फिर 1793 के अंदर दूसरा एक्ट आता है, बंगाल में इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किया जाता है। 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा यह लागू किया जाता है। 1800 के दशक के अंदर संथाल राजमहल की पहाड़ियों में आकर बसने लगते हैं और पहाड़िया लोगों के साथ इनका संघर्ष होता है। 1818 में बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया, कौन सा, रैयतवाड़ी।
रैयतवाड़ी ये लागू किया गया, जिसमें सीधा किसान है वो राजस्व चुकाएगा। 1855-56 में संथालों का विद्रोह हुआ, सिद्धू और कान्हू दोनों ने इसका नेतृत्व किया। मूल रूप से किस लिए? क्योंकि इन्होंने बड़ा क्षेत्र तो इन्होंने मतलब अपन कर दिया था दाम इनको के आधार पर, बड़े बड़े क्षेत्र के ऊपर इन्होंने, और सरकार उनको और आगे निकालना चाह रही थी। 1861 में क्या होता है, अमेरिकी गृह युद्ध होता है, कपास में तेजी प्रारंभ होती है, और फिर भारत का 65 तक भारत के पक्ष में आता है ये। लेकिन फिर वापस जब ये 1865 के अंदर जब वापस क्रांति समाप्त हो जाती है तो भारत के लिए प्रतिकूल हो जाता है। 1875 के अंदर दक्कन है वो गांव में रैयतों ने बगावत की, पूना के अंदर, पूना का गांव था कुप्पा करके, नोप्पा कुप्पा क्या था उस गांव के अंदर, तो पूना के अंदर। और 1878 में क्या है, रिपोर्ट आती है किसकी, दक्कन दंगा आयोग की, दक्कन दंगा आयोग की। तो मूल रूप से सरकारी दस्तावेजों के आधार पर औपनिवेशिक समय में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय जो क्षेत्र हैं उनमें राजस्व की व्यवस्था कैसे हुई, आम लोगों को समस्याएं क्या आई, किस प्रकार से जमींदार व्यवस्था, किस प्रकार से जोत धारक उभर करके आई, किस प्रकार से पूरी की पूरी व्यवस्था लागू हुई, किस प्रकार से ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारतीय आम किसानों का शोषण हुआ, और साथ में हमारे यहाँ के रहने वाले भी जो जोत धारक और जमींदार थे उन्होंने भी किसानों के साथ कैसा शोषण किया। तो किस किस प्रकार की चीजें परिवर्तित हुई, इस अध्याय में हमने पढ़ने का प्रयत्न किया। मूल रूप से ये जो पूरा का पूरा पाठ है जो यहाँ पर आज पढ़ाया गया है, ये परीक्षा उपयोगी है। महत्वपूर्ण चीजें इसमें मैंने आपको बता दी। 5वीं रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग, दक्कन दंगा, उसके बाद दामिने को, उसके बाद में राजमहल की पहाड़ियां, जहां पर पहाड़ियां और संथालों के मध्य संघर्ष, संथालों का संघर्ष, राजस्व की प्रणालियां, कौन कौन सी राजस्व हैं, कब कब लागू हुई, कहां कहां किस किस क्षेत्र के अंदर, बुकानन का विवरण है कि बुकानन क्या देखता था, कहां जाता था, क्या क्या करता था, कौन था, ये सब चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एनसीईआरटी जो मूल रूप से हमारी विषय वस्तु, हमारी विषय के प्रति समझ है उसको विकसित करने के लिए बनाई गई है। मूल रूप से इससे हमारी समझ के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी समझ को और अधिक से अधिक विषय के प्रति सकारात्मक बनाने का प्रयत्न करें, पढ़ें, खुद के हाथ से थोड़े नोट्स बनाएं, और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं अन्य भी जो इस पाठ से बाहर की भी थी वो भी मैंने इसके साथ शामिल करने का प्रयत्न किया। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।